चलिए एक बार कंफर्म करेंगे वॉइस और सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बार कंफर्म करेंगे वॉइस और सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं। जब बैनी बेसंत फॉरेनर थी तो इंडियंस का सपोर्ट क्यों कर रही थी? क्योंकि बैनी बेसंत जहाँ की थी, आयरलैंड की, वो भी एक ब्रिटिश कॉलोनी ही थी। वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स का राज था, और इसीलिए एनी बेसेंट ने कहा था कि ये जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे हैं या फिर यहाँ पर हैं, दे आर नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया, दे आर देयर फॉर ओन प्रॉफिट और बेनिफिट, अपने उसके फ़ायदे के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ यहाँ पे साइंस एंड टेक को प्रमोट करना चाहते हैं या फिर कहीं ना वेस्टर्नाइजेशन मेन उनका मेन है, वो अपने प्रॉफिट के लिए रुके हुए हैं। तो ऐसा एनी बेसेंट जी का मानना था। ठीक है, so you can write my name, I am upcoming topper of CGL। अच्छा, वॉइस लो है उत्कर्ष। Sir, my grandfather was from East Bengal and during partition he had to come, leaving everything behind. It was really hard for them। रिया दास, ओके। अभी हम वही पढ़ने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर क्लास में। ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है जो 1905 में होता है, ये क्यों होता है, क्यों ब्रिटिशर्स करते हैं, और इसकी वजह से कितने लोगों को, अच्छा आई थिंक आपने पिक्चर देखी है उससे आप रिलेट कर पाए होगे, बहुत लोगों को ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से ईस्ट बंगाल जो है होना पड़ा आफ्टर पार्टीशन। वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलो। आज बंगाल पार्टीशन करके मानेंगे। तो एक्चुअल में बंगाल पार्टीशन तो है इस पर्टिकुलर आज की क्लास का टॉपिक, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखने वाले हैं कि क्यों 1857 के रिवोल्ट के बाद, या फिर इन दी अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी या फिर अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी का मतलब हो गया 1800 के टाइम पे, या फिर हम लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी से शुरू कर सकते हैं, यानी कि हम 1890 से लेकर कहीं ना कहीं आज जो बात करेंगे वो 1915 तक की बात करेंगे। ठीक है, बिकॉज 1915 के बाद शुरू हो जाता है गांधीयन एरा, बिकॉज 1915 को गांधी आ जाते हैं, तो उसके बाद गांधीयन एरा। वैसे तो एक साल वो दिखते नहीं हैं, लेकिन 1917 में अपनी पहली अपीयरेंस देते हैं यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह में। तो हम ये वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं, लेट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी से शुरू करके अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में हम लोग जो है ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, अब हुआ क्या था, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो फेज था इंडियन हिस्ट्री का, इट वॉज फुल ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। और ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का मतलब है कि कोई किसी को मार रहा है, किसी को मतलब है कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। ठीक है, कहीं पे छोटी छोटी कमेटी बन रही हैं, कहीं छोटे छोटे लेवल पे रिवोल्ट हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा था वो समझेंगे। और ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, जो कि मतलब टॉपिक आप देख रहे हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न बना था, ये जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी उसका। तो हम एक एक करके देखेंगे कि क्यों रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल एक वन ऑफ द रीजंस था, जो कि सबसे बड़ा रीजन था। ठीक है, तो बंगाल पार्टीशन की अगर बात करेंगे तो ये हुआ था 1905 में। उस समय जो वॉइस रॉय था इंडिया का वो कर्जन था। हु वॉज दी वॉइस रॉय? तो वॉइस रॉय उस समय हुआ करता था कर्जन। 1899 से लेकर 1905 तक ये कर्जन रहा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अनाउंस किया, वैसे तो 1903 में ही, 1903 में ही अपने इन्होंने जो हम बोल सकते हैं कि अपने जो विचार हैं बंगाल को पार्टीशन करने को लेके, ये इन्होंने रख दिए थे। ठीक है, जो इनकी मंशा थी वो समझ में आने लगी थी 1903 से, क्या कि वी आर गोइंग टू पार्टीशन द बंगाल, बंगाल पार्टीशन होने वाला है। और बंगाल का मतलब क्या था, जो आज आप ये असम देखते हैं, जो आज आप ये बांग्लादेश देखते हैं, जो आज का वेस्ट बंगाल देखते हैं, एंड सर्टन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, ये सारा था। इट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ, अगर हम पॉपुलेशन टर्म्स में बात करें तो 1/4 ऑफ टोटल ब्रिटिश इंडिया पॉपुलेशन। ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में जितना भारत का हिस्सा था, उसकी जो टोटल 1/4 पॉपुलेशन है
वो यहाँ पे रह रही थी। तो इनका ये कहना था, कर्जन ने सिर्फ यही नहीं किया, कर्जन की कुछ और करतूतें थी। कर्जन की करतूतें ये थी कि इसने कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट पास किया था, एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास किया था टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ प्रेस, टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने के लिए, कुचलने के लिए। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास किया 1904 में, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के बीच में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी ओरिजिनेट हो रही थी उसको कर्ब करने के लिए। और एक जो इसके, जो अभी हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो हमारा एक बड़ा कंपोनेंट है, एंड दैट इज़ बंगाल पार्टीशन 1905। तो उसी बंगाल पार्टीशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये रेवोल्यूशनरी एक्ट पॉलिसीज थी कर्जन की, जिसने की अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को जन्म दिया। कौन सी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, जो अभी हम देखेंगे। सबसे बड़ा जो इसने काम किया वो ये आपको याद रखना है, कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट कब पास हुआ है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, और किसके टाइम पे पास हुआ, कर्जन के टाइम पे। जो मेन चीज़ थी दैट वाज बंगाल का पार्टीशन 1905 में। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका मंशा तो 1903 में ही इन्होंने दिखा दिया था कि बंगाल पार्टीशन होने वाला है। और इसके पीछे का मतलब अगर हम देखें तो बंगाल की क्यों डिवाइड किया जा रहा था, तो वैसे जो ऑफिशियल जो रीज़न दिया गया था दैट वाज कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का रीज़न। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब है कि प्रशासनिक कारणों की वजह से हमें बंगाल को यहाँ पर डिवाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि बंगाल में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो मैनेज नहीं हो पा रही है ढंग से। तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ रहा है। लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या था, नो डाउट ये भी रीज़न था, जैसे मैंने आपको बताया 1/4 ऑफ टोटल ब्रिटिश इंडिया का पॉपुलेशन बंगाल में रह रहा था। और बंगाल आज का वेस्ट बंगाल मत समझ लेना, उसमें आज का बांग्लादेश, ठीक है, उसमें असम और सर्टन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे ये इनका रीज़न था। लेकिन एक्चुअल रीज़न जो था दैट वाज वीकन द बंगाल। अब बंगाल को क्यों वीकन करना चाहते थे, क्यों उसको कमज़ोर करना चाहते थे, क्योंकि बंगाल वाज द नर्व सेंटर ऑफ नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़। जितनी भी हम नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ देख रहे थे, अभी हम देखेंगे 1896 में, 1897, 1898, 1899, 1900, तो यहाँ पर क्या हो rहा था, बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी धीरे धीरे, और वो ज़्यादातर बंगाल में हो रही थी। क्योंकि आप खुद सोचिए कि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रेसिडेंसीज थी ब्रिटिशर्स की, और उसमें बंगाल वाला और पावरफुल होता जा रहा था धीरे धीरे। हमने देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना, कमेंट में जल्दी से बताएंगे। देन 1833 का एक्ट आया जिसको हम सेंट हेलिना एक्ट बोलते हैं। तो वो उसने क्या किया कि 1833 के एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं जो बंगाल है वो ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट होता जा रहा था। तो यहाँ पे और ज़्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी स्प्राउट कर रही थी। तो इसको वीकन करना था, कैसे भी इसको तोड़ना था। अब वीकेंड कैसे करते हैं, वही डिवाइड एंड रूल। अब डिवाइड एंड रूल कैसे, क्योंकि जो ईस्ट बंगाल था, ईस्ट बंगाल में क्या क्या आ रहा था, ईस्ट बंगाल में आ रहा था आपका पूरा जो आज का बांग्लादेश है और असम है। आज का जो पूरा बांग्लादेश और असम ये ईस्ट बंगाल का पार्ट बना, और वेस्ट बंगाल का जो पार्ट बना, जो वेस्टर्न बंगाल का जो पार्ट बना, जो आज का वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है और बिहार है। उड़ीसा बिहार ये बन गए वेस्टर्न जो पार्ट ऑफ बंगाल है उसके पार्ट। तो अब ये जो डिवीजन है ये क्या सोच समझ के किया गया, क्योंकि ईस्ट बंगाल में जो आज का बांग्लादेश है वहां पे मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी है, और जो आज का वेस्ट बंगाल बिहार उड़ीसा ये हिंदू कम्युनिटी है। डिवाइड कर देंगे और ये हुआ भी सक्सेसफुल, अभी हम देखेंगे कैसे। तो ये हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे डिवीजन हो गया। यहाँ की ज़्यादातर लोग जो बोलते थे वो बांग्ला भाषा बोल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि अगर हम बिहार का पार्ट बात करें हिंदी बोल रहे हैं, उड़ीसा वाले उड़िया बोल रहे हैं, और ये बंगाली बस बोल रहे थे जो आज का वेस्ट बंगाल है। तो बेचारे वेस्ट बंगाल वाले, ठीक है, वो अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी बन गए थे। क्यों माइनॉरिटी बन गए थे, एक सेकंड रुकिए, चलो। ठीक है, तो ये जो ईस्टर्न बंगाल है आपका, तो यहाँ पर मेनली तो बांग्ला ही बोल रहे थे, और जो वेस्टर्न बंगाल है यहाँ पर अगर हम देखें तो अब बिहार भी आ चुका था और उड़ीसा भी आ चुका था। ठीक है,
बिहार एंड उड़ीसा दोनों आ चुके थे आपके। इन लोगों को ब्लॉक करना पड़ेगा, पहले रुक जाओ, है ना, एक सेकेंड। कुछ बैंक वाले हैं भाई, इनको नंबर दे दो तो दिन भर कॉल किए रहेंगे, सर ये पॉलिसी ले लो, सर वो पॉलिसी ले लो, दिमाग ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो बंगाली थे, जो वेस्ट बंगाल यहाँ से निकल के आया, वो अपने आप में माइनॉरिटी बन चुके थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो बाद में पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो यहाँ पर बंगाल निकल के आया, आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये आपका ईस्टर्न बंगाल बना, और ये वाला जो पार्ट है ये वेस्टर्न बंगाल बना। ठीक है, इसमें सर्टन पार्ट्स ऑफ आप देख सकते हैं बिहार एंड उड़ीसा भी हैं। खैर, अभी आते हैं, ये तो हम देख चुके हैं। देन आते हैं 1905 का सेशन ऑफ कांग्रेस। एक्चुअल में ये जो पार्टीशन होता है बंगाल का, ठीक है, ये अनाउंस तो किया जाता है, ठीक है, अनाउंस किया जाता है जुलाई 1905 को। ठीक है, जुलाई 1905 को ये अनाउंस किया जाता है कि वी आर गोइंग टू पार्टीशन द बंगाल। 1903 में नहीं, 1903 में तो उनकी हमें मंशा देखने को मिलती है कि हाँ बंगाल पार्टी, मतलब एक तरह से खबर मिल जाती है, और जैसे ही खबर मिलती है तो 1904 आते आते धीरे 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 तक लोगों के बीच में वो चीज़ पता चल जाती है कि भाई अब पार्टीशन होने वाला बंगाल का, इसलिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ भी यहाँ से ओरिजिनेट होने लगती है। तो अनाउंस होता है जुलाई 1905 को, और इसको एनफोर्स किया जाता है कि अनाउंस का मतलब है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ कि बंगाल पार्टीशन किया जाएगा, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। और एनफोर्स कब हुआ, लागू कब हुआ ये पार्टीशन, तो ये हुआ अक्टूबर 1905 को। और जब ये अब हुआ क्या पार्टीशन बंगाल का, तो वैसे ही लोग भड़क गए। And the formal proclamation of Swadeshi movement made on 7th August 1905 in Calcutta Town Hall। ठीक है, फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट मेड ऑन 7th August 1905 इन कैलकाटा टाउन हॉल का मतलब ये है कि अब लोग स्वदेशी का मतलब है कि इन्होंने बॉयकॉट मूवमेंट लोगों ने स्टार्ट कर दिया था कि जो भी यहाँ की लोकल इंडिजिनस चीज़ें बनी हैं वही लोग खरीदें, और इनका बॉयकॉट करना है। किनका, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट हैं, जो फॉरेन प्रोडक्ट हैं। यानी एक तरह से ये माइंडसेट था कि हम इनका कोई चीज़ खरीदेंगे ही नहीं, पूरा सब इंडिजिनस रखेंगे, इन पे पूरी डिपेंडेंट ही नहीं रहेंगे। यानी कि एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को ब्रेक डाउन करने का गोल रखा गया था इसमें। 1905 में यानी 1905 में बनारस में एक सेशन होता है कांग्रेस का। ठीक है, और ये जो सेशन होता है इसको प्रिसाइड करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इसको प्रिसाइड करते हैं, और यहां पर अप्रूव किया जाता है इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट को और स्वदेशी मूवमेंट को। यानी कि जैसे ही आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट यहां पर शुरू हो जाते हैं, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ। और इसका एक मेन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो चीज़ निकल के आई दैट वाज स्वदेशी मूवमेंट, जिसका फॉर्मल प्रोक्लेमेशन किया गया कैलकाटा टाउन हॉल में 7th August 1905 को। और कांग्रेस के किस सेशन में इसको एक्सेप्ट किया गया, 1905 का जो बनारस का सेशन हुआ था, जिसको कि प्रिसाइड किया था गोपाल कृष्ण गोखले के, जो किसके गुरु थे, गांधी जी और जिन्ना के। और ये बताइए गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में एक सोसाइटी बनाई थी, जल्दी से 1905 में कौन सी सोसाइटी बनाई थी इन्होंने। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट सेशंस है, उसमें देखा था 1905 में जो बनारस में हुआ था उसके जस्ट तुरंत बाद हुआ था एक 1906 का कैलकाटा का, जिसको प्रिसाइड किया था दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने 3 टोटल सेशन प्रिसाइड किए थे, कल भी हम लोगों ने देखा था। एक तो जो दूसरा वाला सेशन हुआ था कांग्रेस का 1886 में, एक ये कैलकाटा में हुआ था, ये 1893 में जो लाहौर में हुआ था, और ये 1906 जो कैलकाटा में हुआ था। तो ये वाला सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस को एक्सेप्ट किया गया। वो 4 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस क्या थे, तो स्वराज एज अ गोल अडॉप्टेड, यस सभी का सही है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने MG राणा डे के साथ मिलके। तो स्वराज एज गोल यहाँ पर अडॉप्ट किया गया। बॉयकॉट करना है फॉरेन गुड का, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन के 4 रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया गया, एक्सेप्ट किया गया इन द कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस। और इसी के चलते एक नेशनल एजुकेशन काउंसिल का भी गठन किया गया। ये 4 इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 4 इंपॉर्टेंट हैपनिंग क्या, इसको रेजोल्यूशन लिखो। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस जिनको एक्सेप्ट किया गया, स्वराज, बॉयकॉट, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन। अब 1907 का सेशन आता है।
अब 1907 में होता क्या है कि कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है। अब क्यों स्प्लिट होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी हम लोगों ने बात कल पढ़ी भी थी, ठीक है। एक सेकेंड, आई थिंक गलती से दूसरा वाला खुल गया, आई थिंक स्लाइड। एक सेकेंड रुको, ठीक है। तो 1907 में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कल क्या पढ़ा था, यानी आज ही भी पढ़ते हैं। 1907 में सूरत में सेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। और इसमें स्प्लिट हो जाता है कांग्रेस में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। इसको हम बोलते हैं गरम दल और इसको बोलते हैं नरम दल। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, गरम दल और नरम दल। क्यों स्प्लिट हो गया था? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजीज़ में डिफरेंसेस थे। अब इनकी आइडियोलॉजीज़ में क्या डिफरेंसेस थे, तो अगर हम इनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंस जानें तो मॉडरेट जो आइडियोलॉजी थी उसका ये मानना था कि हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करेंगे पेटिशन से, न्यूज़पेपर से, पैम्पलेट्स, यानी ये पीपीपी मॉडल पे बिलीव करते थे कि हम प्रेयर करेंगे, ठीक है, पेटिशन देंगे, देन प्रोटेस्ट पे आएंगे, ठीक है। यानी कि प्रेयर करो पहले, तो उनसे ब्रिटिशर्स से बोलो, ठीक है, पेटिशन दो उनको एंड देन प्रोटेस्ट पे आओ, ठीक है, देन आपको प्रोटेस्ट पे उतरना है। और इसमें मॉडरेट में कौन कौन आते थे, तो मेनली सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, के मित्रा हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, आनंद मोहन बोस हो गए, ठीक है, दादा भाई नरोजी हो गए। ये सब लोग मॉडरेट थे। तो इनका ये मानना था कि सीधे प्रोटेस्ट पे मत उतर जाओ, पहले प्रेयर करो, पिटिशन दो एंड देन प्रोटेस्ट करो। लेकिन वहीं एक्सट्रीमिस्ट की अगर बात करें तो एक्सट्रीमिस्ट जिसमें कि मेनली लाला लाजपत राय जी आते थे, बाल गंगाधर तिलक आते थे, बिपिन चंद्र पाल आते थे, और अरबिंदो घोष आते थे, दे हैड अ कॉमन सेट ऑफ बिलीफ। और वो कॉमन सेट ऑफ बिलीफ ये थी कि दे हैड हेट्रेड फॉर फॉरेन रूल, यानी कि जो विदेशी शासक या फिर हम बोल सकते हैं जो ब्रिटिशर्स हमारी हमारे जो फॉरेनर्स हैं हमारी इंडियन सॉइल पे आके हम ही पे रूल कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ हेट्रेड था। इनका मेन गोल था स्वराज, ठीक है। और जब से 1906 में हम देखेंगे, अब देखा भी था हम लोगों ने, जो कलकत्ता में सेशन हुआ था उसमें एक गोल भी अडॉप्ट कर लिया गया था, एक रेजोल्यूशन भी एक्सेप्ट कर लिया गया था कि स्वराज है गोल। तो उसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट है वो और एकदम उग्र हो गए, ठीक है, उनको और बल मिल गया। डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन, यहाँ पर इनका ऐसा मानना था कि डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन रिक्वायर्ड है। बिलीफ इन कैपेसिटी ऑफ मासेस, इनका ये मानना था प्रेयर पिटिशन ऐसा कुछ नहीं, लोगों को इकट्ठा करो और उनकी एनर्जी को टैप करके अपनी बातों को मनवाना पड़ेगा। और पर्सनल सेक्रीफाइस रिक्वायर्ड है। पर्सनल सेक्रीफाइस का मतलब ये है कि कमरे में बैठ के सिर्फ मीटिंग खेलने से नहीं हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे और पर्सनल सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, यानी कि बलिदान देना पड़ेगा। तो ये इनका मानना था, जिसकी वजह से सूरत का जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1907 में, उसमें ये स्प्लिट हो जाते हैं। अब होता ये है एक्चुअल में कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, अभी जैसे हमने बताया सीधे डायरेक्ट एक्शन पे ये बिलीव करते थे, तो इनका ये मानना था कि ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो उसको सिर्फ बंगाल तक ही सीमित मत रखिए, इसको ऑल इंडिया मूवमेंट, पैन इंडिया मूवमेंट बनाने की कोशिश करिए। प्लस इसमें मासेस को एंगेज करिए, यानी कि लोगों को इसमें लाने की ज़रूरत है। मॉडरेट्स का ऐसा मानना नहीं था। मॉडरेट का ऐसा मानना था इसको सिर्फ बंगाल तक ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम अभी इसको पैन इंडिया नहीं बनाते और मासेस की अभी ज़रूरत नहीं है इसमें। अब होता क्या है ना कि ये चीज़ ऐसा नहीं कि 1907 में होता है, ये बात पहले से ही, जब जैसे एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू होता है तो धीरे धीरे ये बात क्लियर हो जाती है कि एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी, एक सेक्शन है कांग्रेस में जिसकी आइडियोलॉजी अलग है, एक सेक्शन है जिसकी आइडियोलॉजी अलग है। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से मासेस, क्योंकि ये मासेस को अपील कर रहे थे, अब सोचो ये लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा या फिर प्रेयर पेटिशन करना कि भाई हम पत्राचार करते हैं वो सब, तो लोगों को ये अच्छा लगता है कि बम गोली उठाओ और सीधा मारो, तो वो उसमें लोगों को मज़ा आता है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट को ज्वाइन किया और ये बात मॉडरेट्स को खटकने लगी कि उनका जो एक तरह से दबदबा है कांग्रेस में वो धीरे धीरे कम होने लगा और एक्सट्रीमिस्ट डोमिनेट करने लगे हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है। ये बात 1907 के सूरत सेशन तक निकल के आ गई। हुआ क्या, पहले ये सेशन करवाना चाहते थे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं बॉम्बे में, और उसमें तिलक जी को, बाल गंगाधर तिलक को चाहते थे कि वो बने क्या, प्रेसिडेंट। लेकिन मॉडरेट्स ने जानबूझ के सेशन को सूरत में चुना, सूरत में रखा। क्यों? क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो सूरत के थे, लोकली सूरत से बिलोंग करते थे वो। और हमने कल पढ़ा था कि कोई कांग्रेस का कोई बंदा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता अगर मान लो कि सूरत में सेशन हो रहा है, तो सूरत का कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है कांग्रेस का।
तो उन्होंने जानबूझ के इसलिए चुना, ठीक है, सूरत को मॉडरेट से, सो दैट कि बाल गंगाधर तिलक अपने आप ही इसके चेयरमैन नहीं बन पाएंगे। तो कौन बना? रास बिहारी घोष। और यहाँ पे माना जाता है इस पर्टिकुलर सेशन में थोड़ा सा लात जूते भी चले गए थे, थोड़ा चप्पल अप्पल किसी ने फेंक के मार दी थी एक्सट्रीमिस्ट के साइड से। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट हो गया और रिफ्ट क्रिएट हो गया कांग्रेस में, एक्सट्रीमिस्ट यानी गर्म दल और मॉडरेट्स यानी नरम दल, इनके बीच में। ठीक है, डिवीजन हो जाता है। हमने कल याद किया था किस तरह से कि भाई दोनों ने डिसाइड कर लिया कि एक दूसरे की सूरत नहीं देखेंगे अब से। ठीक है, एंड 7 थाला फॉर अ रीज़न। चलो, तो यहाँ से एक तरह से अब डिवीजन नहीं हुआ, इसको हम बोलेंगे, इसको डिवीजन ना बोल के हम ये बोलेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से निकाल दिया गया बाय मॉडरेट्स, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट धीरे धीरे डोमिनेट करने लगे थे, तो मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट को निकाल दिया। हम डिवाइड नहीं बोलेंगे कि ये कांग्रेस 1 बन गई, ये कांग्रेस 2 बन गई। कांग्रेस कांग्रेस ही थी, एक्सट्रीमिस्ट बस निकल चुके थे। ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट अपनी आइडियोलॉजी आगे लेके निकल गए, लेकिन ये आगे उतनी ज़्यादा कंटिन्यू कर नहीं पाए, कैसे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट ने क्या क्या किया? तो इन्होंने स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्ता ने बनाई। अरे यार, इसमें काफ़ी सारे मैंने कुछ चेंजेस किए थे, एक सेकंड रुकना ज़रा। ठीक है, एक सेकंड रुको यार। चलो, ठीक है, तो स्वदेश बांधव समिति ये बनाई थी अश्विनी कुमार दत्ता ने। ये कहाँ पर बनी थी? बरीसाल में, जो कि आज बांग्लादेश में। नेशनल एजुकेशन सेंटर बनाए गए थे, इंडिजिनस एंटरप्राइजेस बने थे, जैसे कि स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई थी वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने। ये कैसी नेविगेशन कंपनी थी? मतलब ये बनाते थे शिप्स। तो अभी तक ब्रिटिशर्स की कंपनी थी, तो इन्होंने खुद की एक कंपनी खड़ी कर डाली। कहाँ पे? टुटिकॉन, तमिलनाडु में। टुटिकॉन कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और वहाँ पे वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की फॉर्मेशन करा। और स्वदेश बांधव समिति, ये ध्यान रखेंगे, अश्विनी कुमार दत्ता, ये दोनों ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, देन अगर बात करें लोकमान्य तिलक जी की, तो इन्होंने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए यूथ को मोबिलाइज करने के लिए। इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था वैलेंटाइन चिरोल ने, ये बाद में देखेंगे। ठीक है, और इन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे, जैसे कि मराठा और केसरी। मराठा ये पब्लिश किया था इंग्लिश लैंग्वेज में, और केसरी पब्लिश किया था मराठी लैंग्वेज में। और इनको इसलिए टाइटल दिया गया था, ध्यान रखना, लोकमान्य का। ठीक है, ही गॉट द टाइटल ऑफ लोकमान्य, यानी कि लोगों के बीच में काफ़ी ये फेमस थे, प्रसिद्ध थे, इसलिए इनको लोकमान्य का टाइटल दिया गया। न्यूज़पेपर्स जो इस टाइम पे चले एंटी पार्टीशन मूवमेंट के टाइम पे, तो जैसे कि हितवादी, संजीवनी और बंगाली। तो हितवादी किसने स्टार्ट किया? द्विजेंद्र नाथ टैगोर ने। संजीवनी किसने स्टार्ट किया? कृष्ण को के मित्रा ने, शॉर्ट याद रखेंगे। और बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो ये 3 न्यूज़पेपर आपको ध्यान रखने हैं, किसने किसने स्टार्ट किए, हितवादी, संजीवनी और बंगाली। क्लियर हो गया? हितवादी द्विजेंद्र नाथ टैगोर, संजीवनी के मित्रा और बंगाली आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए थे। अवनींद्र नाथ टैगोर, जो कि टैगोर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने एक भारत माता का पोर्ट्रे इन्होंने बनाया था 1905 में। एंड ही वॉज दी वन ऑफ दी मेन, हम बोल सकते हैं कि फाउंडर ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ठीक है, जो इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट है, ओरिएंटल आर्ट का मतलब है वो आर्ट से संबंधित है। ये 1907 में बनता, 1907 में। और उसके फाउंडर कौन थे? अवनींद्र नाथ टैगोर जी थे। द पेंटिंग वॉज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी भारत माता का एक पोर्ट्रे बनाया था अवनींद्र नाथ टैगोर ने। और क्या क्या हुआ था? लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी, जैसे ही एंटी पार्टीशन, जैसे बंगाल का पार्टीशन अनाउंस हुआ, टू शो द यूनिटी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक सॉन्ग लिखा, अमार सोनार बांग्ला, जिसका मतलब होता है आर गोल्डन बंगाल। और ये आज जो है बांग्लादेश का नेशनल एंथम बन चुका है। सुदेश गीतम लिखा, ये एक गीत एक तरह से लिखा सुब्रमण्यम भारती ने। और वंदे मातरम या फिर बंदे मातरम जिसको बोलते हैं, बंदे मातरम जो है ये इसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, लेकिन बंदे मातरम जो है ये एक नेशनल सॉन्ग बन चुका था। ठीक है, क्या बन चुका था? ये राष्ट्रीय गीत बन चुका था, नेशनल सॉन्ग बंदे मातरम। ठीक है, किसका? एंटी पार्टीशन मूवमेंट का। क्लियर है? देन अगर हम लीडर्स की बात करेंगे, तो पूना और बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक ने इसको लीड किया।
दिल्ली में सैयद हैदर रज़ा ने इसको लीड किया। मद्रास में अभी हमने देखा था कि तमिलनाडु के टुटिकोन में वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई ने एक स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई। पंजाब में लाला लाजपत राय। ब्रिटिशर्स ने क्या किया यहाँ पर, कैरेट और स्टिक मॉडल को एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया। अब कैरेट एंड स्टिक मॉडल क्या है, तो धीरे धीरे क्या है कि ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है ये उतना लंबे समय तक सर्वाइव कर नहीं पाया। कारण उसका क्या था, कारण उसके कई थे, जैसे कि अभी हम कैरेट स्टिक मॉडल को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इसमें मुस्लिम्स का सपोर्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो डिवाइड एंड रूल का जो ये चाल चला था ब्रिटिशर ने, वो इनका सक्सेसफुल हो गया। कैसे? क्योंकि जो मुस्लिम्स थे उन्होंने एंटी पार्टीशन मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि ब्रिटिशर ने बोला कि हम तुमको जो ये ईस्टर्न बंगाल देंगे तो ये जो वेस्टर्न बंगाल होगा इसकी कैपिटल तो अलग होगी, कैलकाटा जो पहले थी वो रहेगी, लेकिन तुम्हें जो हम अलग से देंगे वो ढाका दे देंगे कैपिटल अलग से। तो मुस्लिम्स इस बात को लेके खुश हो गए कि उन्हें अलग से एक कैपिटल मिल रही है ढाका। तो इसलिए इन्होंने मुस्लिम जो कम्युनिटी थी यहाँ की, उसने सपोर्ट करने के बजाय अलग से एक अपनी पार्टी बना ली, एंटी कांग्रेस जो एक पार्टी बनी यहाँ पे, उसका नाम था मुस्लिम लीग। ये बनती है 30 दिसंबर ऑफ 1905 को, 30 दिसंबर 1905 को ये बनती है ढाका बांग्लादेश में। और इसके फाउंडर कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां। ये दो नाम याद ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग कब बनती? 30 दिसंबर 1905 को ढाका में, और नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां इसके क्या थे? फाउंडर्स थे। तो यानी मुस्लिम्स का एक तो सपोर्ट नहीं मिला, तो और प्लस यहाँ पर कैरेट एंड स्टिक का मॉडल वो किया गया। ठीक है, तो कैरेट एंड स्टिक मॉडल क्या है? तो कैरेट एंड स्टिक मॉडल ये है कि भाई गाजर दो और छड़ी मारो। इन्होंने किया क्या, ब्रिटिशर ने एक्सट्रीमिस्ट को छड़ी मारी। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट पे इन्होंने काफ़ी भयंकर तरीके से इन्होंने क्या किया, किसी को जेल में डाला, किसी को फांसी पे लटकाया और किसी को भागने पे मजबूर कर दिया। जैसे कि अगर मैं बात करूं, लाला लाजपत राय फॉरेन चले गए। बिपिन चंद्र पाल, जो हम लाल बाल पाल का ट्रायो पढ़ते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, लाला लाजपत राय, लाल हो गया, बाल हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल हो गया बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल हो गए और अरबिंदो घोष हो गए। ये लोग तो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिए, और अरबिंदो घोष पूरा स्पिरिचुअलिटी के साइड चले गए। लाला लाजपत राय फॉरेन चले गए और बाल गंगाधर तिलक को जेल हो गई। अब जेल क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने अपना ये जो हमने देखा था अभी केसरी ये न्यूज़पेपर था, इसमें इन्होंने प्रेज किया किसको? अभी हम देखेंगे एक कॉन्स्पिरेसी हुई, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें कि बम फेंक के मार दिया था मजिस्ट्रेट पे। तो उस चीज़ को उन्होंने बड़ाई करके दिखाया, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। तो ब्रिटिशर इस बात से चिढ़ गए और उनको मांडले की जो जेल है बर्मा में जो की है, तो ठीक, मांडले जेल, तो वहाँ पर उनको डिपोर्ट कर दिया गया। 6 साल का उनको जेल दिया गया। ठीक है, तो ये इन्होंने किया क्या कि एक्सट्रीमिस्ट पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वो लगाया, यानी कि स्टिक मारी, और मॉडरेट्स को ये हिंट ड्रॉप करते थे कि देखो अभी अगर तुम शांत बैठे रहोगे, इनको तो देखो अगर नहीं मानोगे तो इन्हीं की तरह मार खाओगे, और अगर शांत बैठे रहोगे तो हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाने वाले हैं, कुछ नया लाने वाले हैं। और वो नया क्या लाने वाले थे? क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। लेकिन उसमें आया क्या? उसमें ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही पॉलिटी में। इसमें आया क्या? उसमें आया मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि पृथक निर्वाचन। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक जगह है, यहाँ पर मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्शन में सिर्फ मुस्लिम्स ही खड़े हो सकते हैं, और इनके लिए जो वोट करेंगे वो सिर्फ मुस्लिम ही करेंगे। आज जैसे आता है ना कि जैसे आप देखते होंगे कि दलित सीट आई है ना, आप पंचायत गांव वगैरह के चुनाव में देखते होंगे पंचायत में दलित सीट आई है, महिला सीट आई है। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दलित ही वोट कर सकते हैं, उसमें वोट सब कर सकते हैं, लेकिन खड़ा सिर्फ दलित हो सकता है। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि वही कमेटी का खड़ा भी हो सकता है बंदा, और वही कमेटी के लोग वोट भी करेंगे। तो इसीलिए मिंटो को फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म के नाम से जाना जाता है। मिंटो उस समय कौन था? वॉइस रॉय था, मॉर्ले सेक्रेटरी था। ठीक है, और एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं होगा, ये होगा आपका इंडियन काउंसिल्स एक्ट। ठीक है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट इसको लिखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला था। वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल हैव वन इंडियन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। प्रोविजन देखना यहाँ पर मेन पर्पस नहीं, क्योंकि पहले देख चुके थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले मेंबर बने थे जो वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बने। ठीक है, तो अब हुआ क्या, इनको ब्रिटिशर को मज़ा नहीं आ रहा था। किस चीज़ से मज़ा नहीं आ रहा था? मज़ा इस चीज़ से नहीं आ रहा था जो पार्टीशन है उससे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम पार्टीशन को एन्यूल कर रहे हैं, पार्टीशन को ख़त्म कर रहे हैं। अब पार्टीशन को क्यों ख़त्म किया जा रहा था? इसलिए ख़त्म किया जा रहा था क्योंकि जब से पार्टीशन हुआ है तब से
और ज़्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। और इसकी वजह से इन्होंने क्या डिसाइड किया ब्रिटिशर ने कि पार्टीशन को एन्यूल कर दो। इन्होंने क्या किया, बिहार उड़ीसा को अलग कर दिया, असम को एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया, असम को सेपरेट प्रोविंस बना दिया, बिहार इसको उड़ीसा को भी अलग कर दिया और पार्टीशन को एन्यूल कर दिया गया। जो आज का वेस्ट बंगाल का पार्ट और बांग्लादेश ये बस बंगाल में बचा। ठीक है, ये कब हुआ, कब अनाउंस किया गया, 1911 में। वॉइस रॉय कौन था, हार्डिंगे टू। इसने एक दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करवाया था। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि टोटल 3 दिल्ली दरबार हुए थे, 3 दिल्ली दरबार हुए थे। पहला किसके टाइम पे हुआ था, कमेंट में जल्दी से बताएंगे। पहला कब हुआ था, 1877 में। कौन था इस टाइम पे, 1903। दूसरा होता है 1903 में और तीसरा होता है 1911 में। तो 1877 मैंने आपको बताया था। कौन, अगर आपको याद हो तो ये था इस समय लिटन, जिसने कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया था, जिसने कि आर्म्स एक्ट लेके आया था। याद है आपको, लिटन ने तो किया था वो ये सारी चीज़ें। तो इसके टाइम पे ये दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुआ था, पहला वाला। और तीसरा वाला जो हुआ था वो किंग जॉर्ज 5 के कोरोनेशन के लिए हुआ था, कि ये नए किंग बने हैं तो उनको यहाँ पर आके इंडिया में बुला के उनका एक तरह से खातिरदारी किया जाता था। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड दिल्ली दरबार, थर्ड दिल्ली दरबार था ये। और इसी में अनाउंस किया गया कि अब पार्टीशन को तो एन्यूल किया ही जा रहा है, प्लस कैपिटल जो है, राजधानी, उसको भी शिफ्ट किया जा रहा है कैलकाटा से दिल्ली। अब ये क्यों कैपिटल को शिफ्ट किया गया, क्योंकि जब ये अनाउंस किया गया कि पार्टीशन एन्यूल किया जा रहा है, एन्यूल का मतलब कि रद्द किया जा रहा है, तो मुस्लिम कम्युनिटी से चिढ़ गई, गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। क्यों, क्योंकि यार उन्होंने इसीलिए ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था अभी तक कि यार ठीक है, उन्होंने हमें एक नई कैपिटल दे दी और इसको धीरे धीरे ये डेवलप करेंगे और सारी चीज़ें। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस पार्टीशन का एन्यूल कर दिया, जिसलिए मुस्लिम्स इनका विरोध नहीं कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने मुस्लिम लीग पार्टी बनाई, वही इन्होंने छीन लिया। और दिल्ली फिर इसलिए शिफ्ट किया ब्रिटिशर ने, क्योंकि दिल्ली जो है ये मुस्लिम ग्लोरी से एसोसिएटेड है। इसलिए एसोसिएटेड है बिकॉज ये मुगल की सीट थी, मुगल्स यहाँ पर बैठते थे। तो क्योंकि मुगल्स की ग्लोरी के साथ एसोसिएटेड था दिल्ली, तो इसलिए इन्होंने मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए, थोड़ा खुश करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा नाराज ना हो जाए, तो इन्होंने इसको कैपिटल बना दिया। लेकिन वो नाराज तो हो गए थे। तो अनाउंसमेंट 1911 में होती है, लेकिन एक्चुअल में जो शिफ्ट होती है कैपिटल वो 1912 में होती है, 1912 में होती है। अब इससे पहले कि हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी पढ़ें, आप पहले ये बताइए कि यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, और हम जल्दी से पहले इसको रिवाइज करते हैं जो भी अभी हमने पढ़ा है। हाँ, प्रैंक हो गया थोड़ा सा। हाँ, मुगल्स की ये सीट थी इसलिए। तो हम थोड़ा सा पहले रिवीजन करते हैं एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिकॉज ये हमारा पार्टीशन वाला यहाँ पर चैप्टर होता है ख़त्म। ऑल क्लियर, ओके, ठीक। तो हम पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना, क्लियर है। सर हाँ भाई, ये रास बिहारी बोस ने बॉम्ब फेंका था हार्डिंगे पे, ठीक है, लेकिन वो लॉर्ड हार्डिंगे था, हार्डिंगे सेकंड नहीं। ठीक है, चलो तो पहले हम रिवीजन करते हैं। तो हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में अभी तक। ठीक है, कब अनाउंस हुआ, जुलाई 1905 में। एनफोर्स कब हुआ, अक्टूबर 1906 में। हुआ क्या, कैलकाटा टाउन हॉल में। ठीक है, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, अपने दिमाग में पूरा स्टोरी चलाएंगे। कैलकाटा टाउन हॉल में क्या हुआ, फॉर्मल प्रोक्लेमेशन हुआ। और कांग्रेस के किस सेशन में इसको अप्रूव किया गया, बनारस का जो सेशन हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया था 1905 में। स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब है कि मैं बॉयकॉट करना है फॉरेन चीज़ों का। लेकिन इसको लेकर रेजोल्यूशन और 3 और चीज़ों को लेकर रेजोल्यूशन जो एक्सेप्ट किया गया था, वो कैलकाटा का सेशन हुआ था जो 1906 में हुआ था, जो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इंडियन टू बी अ मेंबर इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। रस्ट गोफ्तार, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें कि ड्रेन थ्योरी थी। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट दिया पहली बार, और पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट, पॉवर्टी लाइन दी इन्होंने सबसे पहली बार, और रस्ट गोफ्तार इन्होंने निकाला। ठीक है, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया 1866 में। देन उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पर 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए जाते हैं। स्वदेशी, बॉयकॉट, स्वदेशी हो गया, बॉयकॉट हो गया, नेशनल एजुकेशन हो गया, और चौथा क्या था जल्दी से बताएं कमेंट में। स्वदेशी एक तो हो गया, स्वदेशी का मतलब है कि हम इंडिजिनस चीज़ों को अपनाएंगे। बॉयकॉट का मतलब हो गया कि हम फॉरेन चीज़ों को नहीं अपनाएंगे। और नेशनल एजुकेशन मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा को प्रमोट करेंगे, और हम स्वराज लेके रहेंगे। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें एक्सेप्ट करी गई। उसके बाद क्या हुआ, 1906 के बाद
आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते थे कि इसको पैन इंडिया मूवमेंट बनाया जाए, सिर्फ लिमिट मत करो, इसमें मासेस को इन्वॉल्व करो, और तुरंत मतलब पैसिव रेजिस्टेंस, पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब है बम मारो, ये सब करो, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मॉडरेट, इनका था पी प्रेयर, पिटिशन एंड देन प्रोटेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सारी चीज़ें करो, पैन इंडिया मत बनाओ, मासेस को मत इन्वॉल्व करो, ब्रिटिशर को हम अपनी अगर बात रखेंगे तो वो हमारी बात मान जाएंगे। एक्सट्रीमिस्ट का ये था कि वो ऐसे मानने वाले नहीं हैं। क्या हुआ फिर? पार्टीशन हो गया। कब? 1907 में। कौन, किसने प्रेसाइड किया इसको? रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष। सूरत में ये सेशन होता है, ठीक है। अभी एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाल दिया कांग्रेस से। बाहर निकालने के बाद अब क्या हुआ? बाहर निकालने के बाद और क्या हुआ था, हमने देखा था कि ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट किस तरह से चला था। तो लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लोग मतलब कि इंडिजिनस, एक तो स्कूल नेशनल एजुकेशन, ये हमने देखा कि इसको प्रमोट किया गया, प्लस स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, ठीक है, वीओ चिदम्बरम पिल्लई। देन अश्विनी कुमार दत्ता ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट एक तो चीज़ें हुई थी। और वंदे मातरम इसका नेशनल सॉन्ग बना इस पूरे एंटी पार्टीशन मूवमेंट का। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने अपनी नॉवेल आनंद मठ पे, जो कि आज हमारे कंट्री का नेशनल सॉन्ग है। कमेंट करके बताएंगे इस नेशनल सॉन्ग को, यानी कि वंदे मातरम को, वंदे मातरम को, और ये जो हमारा नेशनल सॉन्ग है जन गण मन, इसको कब अडॉप्ट किया गया था? जन गण मन, इसको कब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था? और अमार सोनार बांग्ला, ये लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो आज प्रेजेंट डे बांग्लादेश का क्या है? नेशनल एंथम है। देन इसके बाद 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार होता है हार्डिंगे 2 के टाइम पे, और यहाँ पर किंग जॉर्ज 5 का कोरोनेशन हुआ। यहाँ पर अनाउंस किया गया कि पार्टीशन को एन्यूल किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है। और रद्द करते ही हम कैपिटल को भी शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, अपीस करने के लिए मुस्लिम्स को, ठीक है। तो ये काम हुआ था। प्लस मुस्लिम्स ने सपोर्ट नहीं किया था एंटी पार्टीशन मूवमेंट में। 1906 में उन्होंने 30 दिसंबर 1905 को, या फिर 1906 बोल सकते हैं उसको, इन्होंने बनाई एक मुस्लिम लीग, नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान ने। वंदे मातरम, और इनको कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप की कब ली गई थी? मई 1949। नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। और कल हमने देखा था कि कांग्रेस का जो ऑफिशियल फ्लैग है वो क्या एक्सेप्ट किया गया था? ट्राई कलर, है ना, जो आज है, प्लस बीच में वो चरखा नहीं, बीच में वो चक्र नहीं बल्कि चरखा था, है ना, जो कांग्रेस का एक्सेप्ट किया गया था कि ये हमारा 1930 में एक्सेप्ट किया गया था कि हमारा क्या होगा? नेशनल वो होगा, ठीक है। सर व्हाट विल यू टीच आफ्टर हिस्ट्री? देखते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली या तो फिजिक्स या तो इकोनॉमिक्स। हाँ, जो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब इसके बाद होता क्या है कि ये क्योंकि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, होता तो है नो डाउट, लेकिन जैसे मैंने बताया लाला लाजपत राय मेनली जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन पे बहुत ज़्यादा स्टिक मारी और कैरेट दिया, गाजर दी, किसको? मॉडरेट्स को। तो लाला लाजपत राय तो चले गए विदेश। बाल गंगाधर तिलक को हो गई 6 साल की जेल। बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल जाना पड़ा 6 साल के लिए। क्यों जाना पड़ा मैंने आपको बताया, वो केस अभी हम देखते हैं तुरंत अभी, ठीक है। तो मांडले जेल जाना पड़ा बिकॉज उन्होंने कुछ अपने न्यूज़पेपर केसरी में ऐसा कुछ प्रिंट कर दिया था जो ब्रिटिशर्स को नहीं सही लगा। देन बिपिन चंद्र पाल की अगर बात करेंगे और अरबिंदो घोष की, तो ये लोग रिटायर हो गए एक्टिव पॉलिटिक्स, और अरबिंदो घोष चले गए साउथ इंडिया में स्पिरिचुअलिटी जर्नी परस्यू करने अपनी, ठीक है। तो ये कहाँ पर चले गए ना, दे रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, क्लियर। तो अब होता ये है कि अब खुद ही सोचिए कि एक्सट्रीमिस्ट अलग हो चुके थे, कांग्रेस में तो थे नहीं, इन्होंने मोटिवेट कर दिया था यूथ को। यूथ तो गर्म हो चुका था, यूथ गर्म हो चुका था, लेकिन अब ये लोग तो दिख नहीं रहे थे मेन लाइमलाइट में। क्यों नहीं दिख रहे, तो मैंने सबका बता दिया। तो यूथ करेगा क्या? यूथ के अंदर तो गर्मी भरी है, तो अब यूथ ये करेगा। अनुशीलन समिति बनी यहाँ पर बंगाल में। अनुशीलन समिति देखो 2 बनती हैं, ठीक है। अनुशीलन समिति एक नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि बस एक ही अनुशीलन समिति बनी है। तो एक समिति है अनुशीलन समिति जो बंगाल में बनती है, सतीश चंद्र बासु बनाते हैं इसको, ठीक है। और कौन कौन है इसमें मैं लिख देता हूँ, सतीश चंद्र बासु के अलावा जतेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, जतेंद्र नाथ बनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष, बरिंद्र कुमार घोष, ये लोग बनाते हैं। और एक जो है अनुशीलन समिति, ध्यान रखना तुम, वो पटना में सचिन सान्याल बनाते हैं, पटना में बनती है, और सचिन सान्याल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और इन लोगों ने, बरिंद्र कुमार घोष हो गए,
जतेंद्र नाथ बनर्जी हो गए। इन्होंने एक वीकली स्टार्ट किया था, ध्यान रखना, उसका नाम था युगांतर। युगांतर क्या था? एक पत्रिका का नाम था, जो साप्ताहिक पत्रिका थी, सप्ताह में एक बार आती थी, वीकली। युगांतर, बरिंद्र कुमार घोष, ठीक। 1890 के टाइम पे शिवाजी गणपति फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था तिलक जी ने। 1897 में क्या हुआ? 1897 में चापेकर ब्रदर्स थे, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, उन्होंने WC रैंड की हत्या कर दी 1897 में। ये इवेंट्स जो है ना, क्रोनोलॉजिकली आपको पता होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपको एग्जैक्ट ईयर याद नहीं होता तो आपको याद आता है कि यार ये चापेकर के पहले पढ़े थे शिवाजी गणपति, या फिर चापेकर के पहले पढ़े थे अनुशीलन, तो उस तरह से आप रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, अनुशीलन समिति कायदे से होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो नोट्स में उसी ऑर्डर में आपको मिलेगा, ये जिस ऑर्डर में आपका होना चाहिए, ठीक है। तो चापेकर ब्रदर्स ने WC रैंड की हत्या क्यों करी? क्योंकि जो WC रैंड था वो प्लेग कमिश्नर था पूना का, और उस समय प्लेग फैला हुआ था बहुत भयंकर, और इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मजे मार रहा था। तो चापेकर ब्रदर्स ने क्या किया? रैंड, खैर छोड़ो, रैंड को जो है मार डाला, ठीक है। और किसे काखा इससे सुनो, इसको सुनाया, ठीक है। मित्र मेला एक सोसाइटी बनाई सावरकर ब्रदर्स ने। सावरकर ब्रदर मतलब एक तो विनय दामोदर सावरकर यानी कि VD सावरकर, और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर यानी GD सावरकर। तो VD और GD सावरकर ने 1899 में मित्र मेला बनाया, ठीक है। और 1904 में 1904 में मित्र मेला वॉज मर्ज विद अभिनव भारत सोसाइटी बाई VD सावरकर। तो 1904 में VD सावरकर ने एक अभिनव भारत सोसाइटी बनाई, उसी में मित्र मेला को भी मर्ज कर दिया। और 1909 में AMT जैक्सन जो है उस समय का ये एक तरह से कलेक्टर था वहाँ का, और उसको मारने का काम किया था अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने, ठीक है। AMT जैक्सन की हत्या करी थी 1909 में। कहाँ पर करी थी? ये नासिक में, नासिक का था ये, ठीक है। तो नासिक में ये इवेंट हुआ था 1909 में, क्लियर है। न्यूज़पेपर्स जो इस टाइम पे चले जिन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को और बढ़ावा दिया, वो थे संध्या और युगांतर बंगाल में, काल महाराष्ट्र में, और पंजाबी पंजाब में। इस पंजाबी को स्टार्ट करने का काम किया था लाला लाजपत राय ने, इसको स्टार्ट किया था लाला लाजपत राय ने। और अजीत सिंह की अगर बात करें, जो भगत सिंह के चाचा थे ये, ठीक है, ही वॉज दी भगत सिंह अंकल, ठीक है, भगत सिंह के चाचा थे ये। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको हम बोलते हैं अंजुमाने मोहिसबाने वतन। अंजुमाने मोहिसबाने वतन, कहाँ पर? लाहौर में, ठीक है। ये कहाँ पर बनाया? लाहौर में इसको बनाने का काम किया जाता है। और ध्यान रखना, भारत माता करके इन्होंने एक जर्नल निकाला। भारत माता वॉज अ जर्नल, एक पत्रिका करके थी। तो ये दो चीज़ें करी किसने? अजीत सिंह ने। कहाँ पे? ये मेनली लाहौर में। पंजाब में लाला लाजपत राय ने ये किया। कल महाराष्ट्र में किसने क्या निकाला, क्या, वो सब आपको नहीं जानने की ज़रूरत है। संध्या और युगांतर बंगाल में आया, बस इतना, ठीक है। जितना है बस उतना ही याद करना है आपको। अब यहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी और क्या होती है, ये तो अभी हमने देखा छोटी छोटी जो हुई। 1908 में एक और इवेंट होता है और उसको हम बोलते हैं अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं, या मानिक टोला बम कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो जज था मुजफ्फरपुर का, उसको मारने का प्लान बनाया गया था, ठीक है। ये प्लान था कि जब ये इसका कैरियज जा रहा होगा, ये इसके कैरियज जब ये जा रहा होगा तो इसके कैरियज में, ठीक है, हाथी वाथी पे बैठ के लोग जाते थे बढ़िया से शाही तरीके से, तो बम फेंक के इसको मार डालेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब बम फेंक के मारा किसने? मेनली प्रफुल्ल चाकी ने, खुर्दीराम बोस ने, कनाईकाल दत्ता ने, तो 2 यूरोपियन लेडीज़ मर गईं। ये बच निकला, थोड़ा सा माइनर इंजरी से ये एस्केप कर गया। ये जो मुजफ्फरपुर का ये जज था, मजिस्ट्रेट था, ये बच निकला। 2 यूरोपियन लेडीज़ की इसमें जान चली जाती है, ठीक है। इसी को हम अलीपुर बॉम्ब कंस्पिरेसी केस या मानिक टोला बम केस कंस्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं, क्योंकि मानिक टोला नाम की जगह में हुआ था ये 1908 में। तो अब इनके खिलाफ ट्रायल चले, ठीक है। और ट्रायल में प्रफुल्ल चाकी ने तो पहले ही सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि अब हम ब्रिटिशर्स के द्वारा धर लिए जाएंगे, क्योंकि विटनेस एक वहाँ पर देख लिया था और विटनेस तो आराम से गवाही दे ही सकता है। और यहाँ पर जो खुर्दीराम बोस थे, इनको मुजफ्फरपुर की जेल में ही, ठीक है, इनको रखा गया पहले तो जेल ऑफ मुजफ्फरपुर, एंड देन इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। देन इनको क्या दे दी गई? ही वॉज हैंग्ड, फांसी दे दी गई इनको। इसमें औरोबिंदो घोष को भी कन्विक्ट किया गया था कि वो भी गिल्टी, मतलब वो भी गिल्टी हैं, लेकिन वो गिल्टी पाए गए नहीं थे, औरोबिंदो घोष।
और इसी के बाद जब वो गिल्टी नहीं पाए गए, उनको रिलीज़ कर दिया गया, तो वो अपना एक्टिव पॉलिटिक्स वगैरह सब छोड़ के जा चुके थे अपना साउथ में। और विल्लो करके आप सर्च करिएगा, और विल्ले, ठीक है, आपको एक बढ़िया सी बिल्डिंग टाइप दिखेगी। वो अरबिंदो घोष ने वहीं पे ही मेडिटेशन वगैरह करते थे वो, ठीक है। खैर, तो कन्हैयालाल दत्ता ने जो है विटनेस को मारने का काम किया था, ठीक है। एक्चुअल में तो बम नहीं फेंका था, लेकिन उन्होंने जो विटनेस, जिसने देख लिया था खुर्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को बम फेंकते हुए, तो उसको मारने का काम किया था, ठीक है। 1905 में इंडिया होम रूल और इंडिया हाउस बनाते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो फॉरेन में चल रही थी वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया हाउस ये बनाया था लंदन में, ठीक है। लंदन में बनाया गया था बाई श्याम जी कृष्ण वर्मा, और एक जर्नल निकाला था इन्होंने द सोशलॉजिस्ट नाम से। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने करजन वाइली की हत्या करी थी, और 1907 में, ये सब फॉरेन में जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। 1907 में मैडम भीखाजी कामा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू होइस्ट द इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल, यानी विदेशी जमी पे भारत का झंडा फहराने वाली पहली इंडियन बनी थी ये मैडम भीखाजी कामा। कहाँ पे? स्टटगार्ट जर्मनी में। और इन्होंने जर्नल कौन सा पब्लिश किया था? एक वंदे मातरम करके एक जर्नल था जो मैडम भीखाजी कामा द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। 1915 में एक बर्लिन कमेटी का गठन होता है, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। कहाँ पर होगा? ऑब्वियस ये बात है, बर्लिन कमेटी है तो बर्लिन के जर्मनी में, ठीक है, इसको कमेटी को बनाया गया। और 1913 में गदर पार्टी का गठन हुआ, सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था, जो कि यूएसए में पड़ता है। ये कौन लोग थे जिन्होंने इस पार्टी का गठन किया? वो लोग जो पंजाबी कम्युनिटी से थे और बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे यूएसए और कनाडा जगहों में रह रहे थे। यूएसए और कनाडा में ये लोग शिफ्ट किए थे, माइग्रेट किए थे, या फिर उनमें से काफ़ी एक्स सोल्जर्स भी थे जो वहाँ पे भेजे गए थे सर्विस के लिए। तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, ठीक है, सोहन सिंह भाकना, बरकतुल्ला, भाई पद्मानंद नहीं परमानंद, ठीक है, करतार सिंह, इन सब ने एक पार्टी बनाई जिसको हम बोलते हैं गदर पार्टी, ठीक है। और ये सैन फ्रांसिस्को में बनती है। और इस पार्टी से एसोसिएटेड एक इवेंट है जो हमें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कोमागाटा मारू इंसिडेंट या फिर इवेंट। 1914 में हुआ। अब हुआ क्या? एक जापानीज शिप था। ये कोमागाटा मारू का मतलब क्या है? ये एक जापानीज शिप का नाम है। तो इन्होंने एक शिप लिया, ठीक है, जो सिख कम्युनिटी है उसने एक शिप लिया कोमागाटा मारू, और उसमें लगभग 200 से 300 लोग थे। ये सब लोग इकट्ठा हुए कहाँ जाने के लिए? कनाडा के वैंकूवर। ये लोग बिजनेसमैन वगैरह थे, ठीक है। तो ये लोग कनाडा सच कोई प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन कनाडन जो ऑफिशियल्स थे, जो अथॉरिटी थी, इन लोगों को वहाँ पर उतरने से मना कर दिया गया कि आप शिप यहाँ पर नहीं ला सकते हैं और हम आपको नहीं उतरने देंगे। तो इन लोगों ने अपने शिप को वहीं पे खड़ा रखा, लगभग आप ये मान के चलिए 2 महीने तक, ठीक है। और एक तरह से इनकी फूड सप्लाई को भी रोक दिया गया। तो जब रोक दिया गया तो ये वापस आए, ठीक है। ये कहाँ से सेल किए थे? ये अपना शिप ले गए थे कहाँ से? तो पंजाबी कम्युनिटी थी, ये मेनली हांगकांग से लिए इन लोगों ने, हांगकांग, सिंगापुर, यहाँ से लेकर, ठीक है, हांगकांग से लेकर ये वैंकूवर कनाडा गए थे, ठीक है। और फिर ये वापस आए इंडिया में, तो ये यहाँ पर कोलकाता में एक जगह पड़ती है बजबज, ठीक है, बजबज पोर्ट उसको बोलते हैं, ठीक है। बजबज जो जगह पड़ती है, यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर भी पुलिस ने उतरने से मना कर दिया और तब झड़प हो गई, तब यहाँ पर विद्रोह हो गया। और उसी विद्रोह को, उसी इंसिडेंट को हम बोलते हैं कोमागाटा मारू इंसिडेंट। कोमागाटा मारू उस जहाज का नाम है, जो शिप का नाम है, जो जापानीज जहाज है, जो हांगकांग से वैंकूवर कनाडा गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं भी आपको हांगकांग या फिर सिंगापुर दिख जाएगा, क्योंकि हांगकांग से कुछ लोगों को लिया गया और कुछ सिंगापुर, देन कनाडा में गई है, ठीक है। देन इन्हीं के चलते 1915 में एक एक्ट पास किया गया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, टू सप्रेस दी गदराइट, कि भाई अगर कोई भी फॉरेन लैंड से आएगा इंडिया में, ठीक है, कोई भी फॉरेन लैंड से आएगा या फिर कोई भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करता पाया गया तो उसको तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डिपोर्ट का मतलब है कि उसको वापस विदेश भेज दिया जाएगा। अगर कोई विदेश से इंडिया में आएगा और इस तरह की एक्टिविटी करेगा तो उसको तुरंत विदेश भेज दिया जाएगा। इसलिए एक एक्ट पारित किया जाता है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1950, जो बाद में ये एक टेम्पररी एक्ट था। क्यों टेम्पररी एक्ट था? क्योंकि 1914 में पहला विश्व युद्ध भी शुरू हो चुका था, तो फॉरेन एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ने लगी थी। जो फॉरेनर ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो इंडिया में इस तरह की एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहते थे, तो इसलिए ये एक्ट लाए थे टेम्पररी तौर से। और बाद में इसी यही परमानेंट एक्ट बन जाता है, रॉलेट एक्ट, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पहला वर्ल्ड वॉर है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, तो इसमें क्या होता है? इसमें 2 साइड होती हैं, एक तो एलाइड पावर होती है और एक सेंट्रल पावर होती है।
एलाइड पावर में होते हैं बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन, यानी वही जो इंग्लैंड वाले हैं, ठीक है, जो हमें रूल कर रहे हैं, इटली, जापान, रशिया, यूएसए, ये एक साइड थे, इनको एलाइड पावर बोला गया। और दूसरी साइड थे सेंट्रल पावर, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, जर्मनी और टर्की। तो ये एक साइड थे। इसमें जीत होती है किसकी? एलाइड पावर की। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियंस का क्या हाल था? मतलब ये सपोर्ट कर रहे थे इंडियंस या फिर मौके का फ़ायदा उठा रहे थे, क्या था? तो जो मॉडरेट्स थे ये सपोर्ट कर रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट भी सपोर्ट कर रहे थे। जी हाँ, मॉडरेट भी सपोर्ट कर रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट भी सपोर्ट कर रहे थे। मॉडरेट ये मान के सपोर्ट कर रहे थे एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, कि हमारी ड्यूटी है भाई कि हमें ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना है। एक्सट्रीमिस्ट क्यों सपोर्ट कर रहे थे? कि अगर हम सपोर्ट करेंगे, जैसे हमारे बाल गंगाधर तिलक हो गए, तो वो अभी जेल से छूट के आ चुके थे 1914 में, जून 1914 में वो जेल से छूट के आ गए थे। तो वो इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि भाई अगर हम सपोर्ट करेंगे तो खुश होके हमें कुछ देंगे। ये चीज़ मान के सपोर्ट कर रहे थे कि अगर हम मतलब ब्रिटिशर जब जीत जाएंगे, जब वॉर ख़त्म हो जाएगा, तो ये कुछ ना कुछ हमारे लिए सोचेंगे कि भाई देखो यार, इन्होंने, इंडियंस ने हमारा साथ दिया था और ये ऐसा चीज़ है। ये इस बात को ये लोग फेल कर गए, ये चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में, कि वो लड़ क्यों रहे हैं। वो अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं कि भाई इंडिया हम रखेंगे, वो तुम रखेंगे, और तुम्हारे लिए वो भला करेंगे। बिल्कुल नहीं, ठीक है। और वही हुआ भी, हम आगे देखेंगे। रेवोल्यूशनरीज जो थे, रेवोल्यूशनरीज मतलब ये जब हम छोटे छोटे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी देख रहे थे, तो इन लोगों का ये मानना था कि मौके का फायदा उठाओ, मौके में चौका मारो। यानी ये जो सिचुएशन है, जिस ब्रिटिशर्स की सिचुएशन अभी वर्ल्ड वॉर 1 में ये बिजी हैं, फंसे हुए हैं, तो इस पर्टिकुलर इसका मौके का फायदा उठाना चाहिए, ये रेवोल्यूशनरीज का मानना था। बाल गंगाधर तिलक ने अब यहाँ पे होम रूल लीग का यहाँ पर गठन करना शुरू किया, ठीक है। होम रूल लीग ये एक्चुअल में कई जगहों में थी, जैसे कि ब्रिटेन की और भी कॉलोनीज थी, जैसे आयरलैंड में थी, ठीक है, आयरलैंड भी एक कॉलोनी थी। ऑस्ट्रेलिया था, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या था, हमारी तरह गुलाम नहीं थे ऑस्ट्रेलिया। उनके यहाँ पे एक तरह से चल रहा था कि गवर्नमेंट वगैरह उन्हीं की है, बस एक तरह से सुप्रीम जो पावर है वो ब्रिटिशर्स हैं। हम क्या थे, पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के कब्जे में। तो होम रूल लीग ये बनाई बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, क्या डिमांड करने के लिए कि हमें भी होम रूल चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड में है। तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी होम रूल लीग अलग बनाई और एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग अलग बनाई। इन लोगों ने अलग अलग रखा। बाल गंगाधर तिलक का जो हेडक्वार्टर था वो पूना में था, और एनी बेसेंट जी की जो होम रूल लीग थी उसका हेडक्वार्टर मद्रास में था। दोनों लोगों ने सेम ईयर में बनाई, 1916 में। अगर कभी गलती से पूछ ले पहले किसने बनाई, तो बाल गंगाधर तिलक ने बनाई। और ब्रांचेस किसकी ज़्यादा थी, तो एनी बेसेंट की ब्रांचेस ज़्यादा थी, ठीक है। पहले क्योंकि इन्होंने जो बनाई थी वो अप्रैल 1916 में बनाई थी, और इन्होंने जो बनाई थी वो सितंबर 1916 में बनाई थी। ज़्यादा ब्रांचेस थी इनकी। इन्होंने 2 मैगजीन भी लिखी थी एनी बेसेंट, तो अभी हम आगे भी देखेंगे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि इसका हेडक्वार्टर पूना तो था, लेकिन बॉम्बे सिटी एक्सक्लूडेड थी, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। इनका जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र था, जिसमें क्या अगेन रिपीट, बॉम्बे सिटी नहीं थी, महाराष्ट्र था, कर्नाटक था, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस था, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस था, बिरार था। और एनी बेसेंट की अगर बात करें तो ये साउथ में थी मेनली, जैसे कि मद्रास में, ठीक है, और बॉम्बे सिटी इनके में इंक्लूडेड था। ये चीज़ ध्यान रखना अगर कभी इस तरह से पूछ ले थोड़ा ज़्यादा डीप जाके। वैसे तो होम रूल लीग के बारे में ध्यान रखना, 1916 में बनती है, दोनों लोग ये बनाते हैं, तिलक जी और एनी बेसेंट जी। लेकिन ये ज़्यादा चल नहीं पाती है, क्यों? क्योंकि होता ये है ना कि उसके बाद 1918 में ख़त्म हो जाता है वर्ल्ड वॉर 1, और उसके अलावा भी बाल गंगाधर तिलक को जाना पड़ता है फॉरेन। क्यों जाना पड़ता है फॉरेन? और ये बूढ़े भी हो चुके थे बाल गंगाधर तिलक जी, क्योंकि वैलेंटाइन चिरोल करके एक बंदा था, जिसके बारे में पीछे लिखा भी था, मैंने बोला था आगे हम देखेंगे, वैलेंटाइन चिरोल, ठीक है। इसने तिलक साहब को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोल दिया, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति का जनक, ये बोल दिया वैलेंटाइन चिरोल ने, कि जो मेन ये अनरेस्ट फैला हुआ है इंडिया में, तो इसका जो मेन जिम्मेदार हैं वो कौन है? वो हैं आपके क्या बोलते हैं, वो हैं ये आपके बाल गंगाधर तिलक। तो इसके चलते इनको वहाँ पे समन किया गया था ब्रिटेन में। और इसकी किताब का नाम क्या था? इसकी किताब का नाम था इंडियन अनरेस्ट, ठीक है,
बुक का नाम क्या था? इंडियन अनरेस्ट था, जिसमें किसने ये बात कही? तो ध्यान रखना किसने ये कही थी, इंडियन अनरेस्ट लिखी थी वैलेंटाइन चिरोल ने, और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इसी ने बोला था इनको, तो इनको जाना पड़ा वहाँ पे। और इन्हीं का ही मेन होम रूल लीग था, इनका तो छोटा ही सा था, एनी बेसेंट का भले ब्रांचेस ज़्यादा थी। तो ये धीरे धीरे क्या हो गया, चल मतलब उतना चल नहीं पाया। 1918 तक ये ख़त्म भी हो चुका था आपका, ये जो क्या बोलते हैं 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म भी हो चुका था आपका। और 1919 का एक्ट आया था, उसमें एज सच कुछ भी होम रूल लीग जैसा ब्रिटिशर्स ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी, हम कुछ नहीं इस तरह का देने वाले। और 1920 में बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ हो जाती है, और जब डेथ हो जाती है तो यही होम रूल लीग को गांधी जी स्वराज्य सभा बना डालते हैं 1920 में। ठीक है, स्वराज्य सभा बना देते हैं बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ के बाद। 1920 में जब उनकी डेथ होती है तो स्वराज्य सभा ये बना देते हैं गांधी जी, इसी का नाम बदल देते हैं, और बाद में ये कांग्रेस में मर्ज हो जाती है। 1916 में एक लखनऊ में सेशन होता है, अधिवेशन होता है। अभी हम 1916 की बात कर रहे हैं, होम रूल लीग बनती है। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के थोड़े एफर्ट की वजह से क्या होता है कि एक्सट्रीमिस्ट को फिर से साथ लाया जाता है कांग्रेस में। किसके एफर्ट की वजह से? एनी बेसेंट और इनकी वजह से। और माना जाता है जिन्ना के भी कुछ एफर्ट थे इसमें, क्योंकि जिन्ना ऐसा अभी मुस्लिम लीग में ऐसा नहीं था, मुस्लिम लीग का मेन फिगर हो ऐसा ना, अभी तो वो ऐसा ही था, लॉयरशिप प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या काम किया, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को जोड़ने का काम किया था। और ये ध्यान रखना कि जिन्ना को फादर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसने बोला था? ठीक है, जिन्ना को ये चीज़ ध्यान रखना, फादर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये बोलने का काम किसने किया था? सरोजनी नायडू ने। ठीक है, सरोजनी नायडू ने जिन्ना को बोला था फादर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। वही जिन्ना जो रिस्पॉन्सिबल माना जाता है किसके लिए? जो मार काट हुई थी 1947 में, 1946-47 में पाकिस्तान बनाने के लिए। तो जो भी रायता फैला हुआ है ना, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, पीओके, ये सब हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं घुमा फिरा के जिन्ना का किया धरा है। क्योंकि जिन्ना मतलब अड़ गया था, हमने देखा था अपनी बात पे कि हमें तो सेपरेट एक नेशन चाहिए। खैर, लखनऊ में जो सेशन होता है इसको प्रिसाइड करते हैं अंबिका चरण मजूमदार, और इसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का रीयूनियन हो जाता है। प्लस एक चीज़ और होती है, एंड दैट इज़ एक पैक्ट साइन होता है, लखनऊ पैक्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। और मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग कल देखेंगे कि क्यों मुस्लिम लीग पास में आ गई थी इनके। इसलिए आ गई थी पास में क्योंकि हमने देखा 1912 में कैपिटल शिफ्ट हो गया, पार्टीशन एन्यूल हो गया था, तो मुस्लिम्स अब ब्रिटिशर्स से भी चिढ़े हुए थे। तो इसलिए इन लोगों ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला के ज्वाइंट डिमांड रखी ब्रिटिशर्स के सामने। जैसे कि एक इनका ज्वाइंट डिमांड था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, किस एक्ट से इस पोजीशन को क्रिएट किया गया था, कमेंट में बताएंगे। तो इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भारत के पैसे से मत इसकी सैलरी निकले, आप खुद पे करो, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का बंदा है, वहीं बैठता है, तो आप खुद पे करिए, हमारी उससे मत, या इंडियन एक्सचेकर से उसको पैसा मत दीजिए। जो कि बाद में ब्रिटिशर ने एक्सेप्ट किया, जो 1919 का एक्ट आया। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसने लिखी? एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट ने लिखी। अल हिलाल और कॉमरेड, ठीक है, ये किसने लिखी? तो मौलाना आज़ाद ने। क्या ये डाउट किसका? एक सेकेंड रुको। सर तुनक सामर्थ बेटा समझ जाओ, है ना। मैं ब्लॉग इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि फिर तुरंत दूसरे आईडी से मैसेज करने लगोगे कि सर प्लीज़ रिमूव कर दो। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट मत करें ना, इससे जो मेन डाउट हैं वो फिर छूट जाते हैं। तो अल हिलाल किसने लिखी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। और कॉमरेड किसने लिखी? मोहम्मद अली ने। ठीक है, तो ये कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा अल हिलाल, और कॉमरेड लिखा मोहम्मद अली ने। ठीक है, या फिर पूरा नाम अगर आपको लिखना है तो मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, तो यहाँ पर लेक्चर होता है हमारा ख़त्म। यहाँ तक कहाँ तक पहुँच गए हम? 1916 से गांधी जी आ चुके हैं। अब 1917 से कल करवाएंगे, कल नहीं मंडे को होगा। ठीक है, क्योंकि कल तो सैटरडे संडे है। वैसे कल तो मैं क्लास ले लेता, लेकिन कल थोड़ा कुंभ नहाने जाना है, तो इसलिए फिर कल क्लास नहीं हो पाएगी। वैसे भी कल वैसे सैटरडे संडे को तो होती नहीं है। ठीक है,
खैर, जिन लोगों को इंग्लिश का, जो लोगों को बैच लेना है तो वो ले सकते हैं, उसी में आपको इंग्लिश मिल जाएगा, अलग से इंग्लिश का बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। और आज से इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो जाएगी जो काफ़ी टाइम से बंद चल रही थी, बिकॉज सर को टाइफाइड हो गया था। ठीक है, अगर आप अलग से इंग्लिश लेना चाहते हैं बैच तो ले सकते हैं, बाकी जीके के बैच के अंदर आप लोगों को पता होगा ये है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट वगैरह होता है, क्वेरी वगैरह होती है, तो आप यहाँ चैट सेक्शन में आके पूछ सकते हो अगर कुछ आपका डाउट क्वेरी होता है। ये आपका जीके का बैच है जिसके अंदर जीके तो है ही है, ठीक है, सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, प्लस इंग्लिश एंड कंप्यूटर भी इसी के अंदर है। कोर्स का वैलिडिटी 1 साल के लिए इतना है और लाइफ टाइम के लिए इतना है। सारा चीज़ें आपको उसी के अंदर मिल जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू नहीं, अभी करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और क्वेश्चंस देखिए आप कितने बना पा रहे हैं। क्वेश्चन को मिस मत किया करिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मिस करेंगे तो फिर रिवीजन इफेक्टिव नहीं होगा, और जब इफेक्टिव रिवीजन नहीं होगा तो पढ़ी हुई चीज़ें वहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम भी है, लेकिन वो एक बुक है, तो वो जब हम किताबें वाले स्टैटिक जीके पढ़ेंगे तो तब देखेंगे इंडिया विंस जो फ्रीडम बुक है। ठीक है, ये बुक का नाम है, या न्यूज़पेपर में बता रहा था आपको। ठीक है, इंडिया विंस जो फ्रीडम है एक किताब का नाम है, इट इज़ अ बुक। ठीक है सर, आपका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, प्लीज़ पीसीएस के लिए फाउंडेशन कोर्स लेके। सर बज बज नहीं, बज बज होता है। अच्छा, बज बज होता है, मुझे तो लगा था बज बज होता है। बज बज प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है सर, मुझे साथ ले चलो कम भाई, ये तो चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे जल्दी जल्दी अटेम्प्ट और बताएंगे कि कितने सही हुए। ठीक है, स्कोर आपको बताना है, पहले तो यूपीएससी वाले क्वेश्चंस एंड देन एसएससी वाले क्वेश्चंस में। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड मराठी न्यूज़पेपर केसरी। तो हमने पढ़ा कि 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए थे, एक तो मराठा, ठीक है, मराठा जो कि एक्चुअल में मराठी लैंग्वेज में नहीं था, केसरी था मराठी लैंग्वेज में। और कमेंट में बताएंगे फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म किसको बोलते हैं। मज़ा आ जाएगा अगर बता दोगे तो। बताओ। तो केसरी लोकमान्य तिलक ने, लोकमान्य इनको टाइटल मिला था बाल गंगाधर तिलक को। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने बोला था, वैलेंटाइन चिरोल ने। जेल कब हुई थी, 1909 में। छूटे कब थे, 1914 में। क्यों जेल हुई थी, क्योंकि अलीपुर जो बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस हुई थी मानिक टोला वाली, तो उसमें ये उसको सही ठहरा दिए थे और उनकी प्रशंसा किए थे प्रफुल्ल चाकी और खुर्दीराम बोस की। ठीक है, तो ये किसको बोलते हैं, बाल शास्त्री जाम्बेकर को। ठीक है, किसी का भी आंसर आया नहीं है। बाल शास्त्री जाम्बेकर, फूले को नहीं, ना 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 ना, बाल शास्त्री जाम्बेकर, ध्यान रखना। ज्योतिबा फूले को नहीं बोलते हैं। ज्योतिबा फूले ने बिल्कुल मराठी लैंग्वेज में लिखा गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्यधर्म को, लेकिन बाल शास्त्री जाम्बेकर, ये नाम ध्यान रखेंगे। ये पढ़ा है हम लोगों ने, क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, अगर आप खोल के देखेंगे तभी मैं बोलता हूँ रिवीजन करिए। नहीं अभी जो वही मेंस में हुआ कि वहाँ पे याद ही नहीं आया, जो पढ़ी हुई चीज़ें थी मोस्टली, लेकिन वहाँ पे जाके याद नहीं आ रही। जिसने इफेक्टिव रिवीजन किए थे तो उसका स्कोर शूट अप किया, और थोड़ा सा लक फैक्टर, अगर थोड़ा जो गेसेस वगैरह किए वो सही हो गया तो और शूट कर गया। लेकिन अगर आपको एक थ्रेशोल्ड मार्क्स चाहिए तो आपको रिवीजन अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो जाम्बेकर फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म कहे जाते हैं। द ईयर 1916 इज इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री फॉर, तो क्यों इंपॉर्टेंट है 1916, क्या हुआ था, लखनऊ सेशन हुआ था कांग्रेस का, कांग्रेस और लीग के बीच में, मुस्लिम लीग के बीच में एक पैक्ट हुआ था, या फिर होम रूल लीग, यहाँ होम रूल लीग का गठन हुआ था। ध्यान रखेंगे, लखनऊ सेशन एक तो बना था कांग्रेस, ये हुआ था कांग्रेस का, कांग्रेस और लीग के, मुस्लिम लीग के बीच में एक पैक्ट भी साइन हुआ था, और फॉर्मेशन हुआ था होम रूल लीग का। तीनों ही सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, होम रूल लीग हमें पता है कौन बनाता है, एक तो बाल गंगाधर तिलक बनाते हैं और एक एनी बेसेंट बनाती हैं। इनका जो हेडक्वार्टर था वो पूना में, इनका मद्रास में। ठीक है, इनका मेन ऑपरेशन कहाँ चल रहा था, सीपी, बेरार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एक्सक्लूडिंग बॉम्बे। इनमें इनका बॉम्बे इंक्लूडेड था, बॉम्बे सिटी। और ये कब हुआ था, ये कांग्रेस लीग के बीच में पैक्ट साइन हुआ था। लखनऊ जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, कब, 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार इसके प्रिसाइड किए थे। लखनऊ सेशन तो ऑब्वियस सी बात है, लखनऊ में 1916 में हुआ था। द हेड क्वार्टर ऑफ गदर पार्टी या फिर मूवमेंट कहाँ पे था, हेड क्वार्टर। फाउंडर कौन था, फाउंडर थे भाई बरकतुल्ला, ठीक है, सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल, करतार सिंह, ये सब इसके फाउंडर्स थे। हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को यूएसए में था।
न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर था? वो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी जो 1875 में बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव वॉज और वर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी? बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चैटर्जी, रास बिहारी बोस। तो ध्यान रखेंगे, ये जो ऊपर दो नाम आपको दिख रहे हैं ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। बरिंद्र कुमार घोष और जोगेश चंद्र चैटर्जी, ये अनुशीलन समिति से एसोसिएटेड है जो बंगाल में बनती है उससे। ठीक, रास बिहारी बोस आंसर होगा। अब आपको समझ में आया, रास बिहारी घोष और बोस अलग अलग हैं। रास बिहारी घोष हैं 1907 में जो कांग्रेस के सेशन को प्रेसाइड किए थे। ये रास बिहारी बोस वो हैं जो गदर पार्टी से एसोसिएटेड थे। ठीक है, और इन्होंने, इनको जापान ने अपना जो एक हाई सिविलियन अवार्ड है वो भी दे के रखा था, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जिसको बोलते हैं। और इन्होंने ही इंडियन नेशनल ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये जापान ने इनको दे के रखा था। और इन्होंने ही इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको बाद में सुभाष चंद्र बोस ने ज्वाइन किया था, उसको फॉर्म किया था इन्होंने। वैसे फॉर्मेशन तो एक्चुअल माना जाता है मोहन सिंह ने किया था। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ये जापान ने इनको अवार्ड दिया था। ठीक है, तो 3 ओनली इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वॉइस ऑफ इंडिया इन 1905? जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो वॉइस रॉय कौन था? मिंटो था, रिपन था। रिपन के रिगार्डिंग क्या देखे थे? वीपीओ को रिपील किया, आर्म्स एक्ट को रिपील किया 1882 में, फैक्ट्री एक्ट लाया 1881 में, हंटर एजुकेशन कमीशन आया इसके टाइम पे, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई इसके टाइम पे, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं इसको हम। और इसके टाइम पे पहली सिंक्रोनाइज्ड या कंप्लीट सेंसस हुई 1881 में। और पहली इनकम्प्लीट या फिर अनसिंक्रोनाइज्ड सेंसस किसके टाइम पे हुई थी? कैनिंग के टाइम पे क्या हुआ था? 1857 का रिवोल्ट हुआ था और कर्जन ने किया था, बंगाल का पार्टीशन किया था। ठीक है, तो कर्जन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बंगाल पार्टीशन। और मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? पहला इनकम्प्लीट वो 1872 में हुआ था, मेयो के टाइम पे। मेयो कौन था? मेयो वही था जिसकी हत्या किसने करी थी? शेर अली अफरीदी ने। कहाँ? अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहां पर शेर अली अफरीदी ने। द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स वॉज गिवन इन। तो सेपरेट इलेक्टोरेट ये कब आया? मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म 1909, मॉन्टैग चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, कम्युनल अवार्ड 1932, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। दोनों अभी हमने पढ़े तक नहीं है, ये पढ़ लिए हैं, ये पढ़ लिए अच्छे से, ये अभी तक नहीं पता है क्या है। ये तो हमने एक्ट वाली क्लास में किया था। ये मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 बोलते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट था मुस्लिम के लिए। 1919 का में क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के अलावा अब और किसको दे दिया गया था? याद करो, एंग्लो इंडियन क्रिश्चियंस को। ये इसने क्या किया था? डायरकी लेके आया था। ये कहाँ पे? द्वय शासन लेके आया था प्रोविंसेस पे। ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर लेके आया था, द्विसदनीय विधानमंडल सेंट्रल लेवल पे, केंद्रीय लेवल पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर लेके आया था। और इन दोनों को उलट करने का काम, पलट करने का काम इस एक्ट ने किया था, जिसने डायरकी हटा दी थी प्रोविंसेस से और सेंटर में डायरकी ले आया था। और 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस को बाई कैमरल लेजिस्लेचर दे दिया था इसने, जिसने ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की मांग करी थी। और यही था एक्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन स्ट्रक्चरल जो पार्ट है, संरचनात्मक जो भाग है, वो इसी एक्ट से लिया गया है। क्लियर है? और मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म ने और क्या किया था कि एक इंडियन वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हो पाएगा। और वो कौन थे पहले बने थे जो वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए थे? और क्या किया गया था? जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी मेंबरशिप बढ़ाई गई थी, 16 से 60 करी गई थी। इंडियन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी मेंबरशिप, उसकी जो स्ट्रेंथ है। और जो पहले बने थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर वो थे जिन्होंने पहले इंडियन बने थे सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, एंड दैट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन 1905 हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ बंगिया? ठीक है, बंगिया साहित्य सभा का कौन सेक्रेटरी था 1905 में? रविन्द्रनाथ टैगोर, रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, सतीश चंद्र मुखर्जी या फिर राजा सुबोध मलिक? ठीक है, तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, ये जो बंगीय साहित्य परिषद बनी थी उसके सेक्रेटरी। हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड लाला हरदयाल एज द सेक्रेटरी ऑफ? एक सेकेंड,
हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड लाला हरदयाल एज द सेक्रेटरी ऑफ द गदर पार्टी? तो भाई संतोख सिंह, सोहन सिंह भाखना, रामनाथ पुरी या फिर तारकनाथ दास। तो ध्यान रखना है कि इनके बाद सेक्रेटरी जो बने ही वॉज सोहन सिंह भाखना, ऑप्शन नंबर बी। बंगाल का भी यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं खत्म, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन थे ना ये तो 9 से शुरू होना चाहिए। खैर, तो 8 में से कितना क्या किसका स्कोर आया बताओ जल्दी से। 8 में कितना किसका स्कोर आया जल्दी से। और गदर पार्टी कब बनी थी और इससे कौन सा इवेंट एसोसिएटेड है? गदर पार्टी कब बनती है? 1913 में। हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को। कोमागाटा मारो इंसिडेंट 1914। तो हिस्ट्री खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा क्लास इंपॉर्टेंट डेट्स वॉर्स एंड टाइटल्स के ले लीजिएगा प्लीज़। ओके, चिंकू कुमार। मैं मानिक टोला से हूँ। अंकित कुमार सिंह। अच्छा, 5, 6, 7, ठीक है, अच्छी बात है। पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? अब देखो कितने हल्के हल्के क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको। जीडी 2024, 1905, ठीक। करजन डिक्लेयर्ड द पार्टीशन ऑफ वॉट इन 1905? सीजीएल का क्वेश्चन है। किसका पार्टीशन अनाउंस किया था करजन ने? कब अनाउंस किया था? जुलाई में। एनफोर्स कब हुआ था? अक्टूबर में। व्हाट इज़ द ऑफिशियल रीज़न गिवन बाय ब्रिटिशर? ब्रिटिशर ने क्या रीज़न दिया था पार्टीशन करने का बंगाल का? ईजी मूवमेंट हो सके आर्मी का, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ को चेक उस लगाने के लिए, यानी कि उस पर लगाम लगाने के लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक कारणों से। लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या था? टू वीकेन द नर्व सेंटर ऑफ नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़। बट वॉट नेम डिड विनायक सावरकर फॉर्म अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन द ईयर 1904? 1904 में इन्होंने क्या बनाया था? तो याद करो, 1904 में विनायक सावरकर ने अभिनव भारत बनाया था, जिसमें कि मर्ज कर दिया था मित्र मेला, जिन्होंने अपने भाई के साथ बनाया था 1899 1899 में। याद है, ये आपका 1899 में बना था और इसको मर्ज कर दिया था 1904 में इसके साथ। पंजाब नौजवान भारत सभा ये बनाते हैं भगत सिंह, हम देखेंगे आगे चल के। ये एचआरए बनती है 1924 में। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939 में, 1939 में, सब आगे देखेंगे ये। Who among the following stated in 1902 India was not ruled for its benefit but rather for the benefit of its conquerors? कि इंडिया को जो है वो रूल उसके बेनिफिट के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि जिसने कॉन्कर कर रखा है। मैंने क्लास के शुरुआत में ये चीज़ आपसे बोली थी जब आप में से किसी ने पूछा था कि यानी बेसेंट क्यों सपोर्ट कर रही थी इंडिया का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये CPO 2024 इसी बार का सवाल है ये। बिफोर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इट कंसिस्टेड ऑफ पार्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो कौन कौन से पार्ट्स थे जो बंगाल में इंक्लूडेड थे? यूपी उड़ीसा, यूपी बिहार, बिहार उड़ीसा, या फिर बिहार छत्तीसगढ़? तो ये इंक्लूडेड थे बिहार और उड़ीसा के पार्ट। याद है आपको कि यहाँ पर ये वेस्टर्न बंगाल में आज का वेस्ट बंगाल, बिहार उड़ीसा, और यहाँ पर असम, देन बांग्लादेश, ये सब इंक्लूडेड थे। देन बाद में जब पार्टीशन को एन्यूल किया गया था, ठीक है, जब पार्टीशन को एन्यूल किया गया था बाद में, तो क्या किया गया था? पार्टीशन को एन्यूल करने के बाद असम को एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया था, बिहार और उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 विद द हेल्प ऑफ MG रानाडे? MTS 2024, गोखले, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी सपोर्टेड द मूव फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो किसने सपोर्ट किया था? गदर पार्टी ने। भाई गदर पार्टी तो अभी तक पिक्चर में ही नहीं आई थी क्योंकि वो 1913 में बनती है। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, भाई बरकतुल्ला, परमानंद और करतार सिंह, ठीक है, ये सब, इन सब लोगों ने बनाया था 1913 में। और पार्टीशन तो 1905 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक भी हम आगे चल के देखेंगे 1939 में बनती है। कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में जाके बनती है, ये भी हम आगे देखेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कब बनती है? 30 दिसंबर 1905 को बनती है। नवाब सलीम उल्ला और आगा खां इसको बनाते हैं। इन 1908 Dash and Praful Chake threw a bomb at a carriage that was occupied, they believed, by Kingsford, an unpopular judge of Muzaffarpur. तो किसने बम फेंका था? प्रफुल्ल चाकी, जिन्होंने कि क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया था। और खुदीराम बोस, जिनको कि हैंग कर दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह अभी पिक्चर में नहीं आए हैं। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, डैश पेंटेड इज फेमस इमेज ऑफ भारत माता पोर्ट्रेइंग हर एज एन एस्थेटिक फिगर। किसने भारत माता का पोर्ट्रे बनाया था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने कि ये तो पहले इंडियन थे जिन्होंने कि क्वालिफाई किया था सिविल सर्विसेज को, है ना। और अभिनिंद नाथ टैगोर इसका सही आंसर होगा, जिन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, मैंने आपको ये करा अभी लिखवाया भी था वहाँ पर, इसको याद रखेंगे, ठीक है। जो अगर आपको याद हो तो नंदलाल बोस कौन थे? बताओ जल्दी से। हु वॉज नंदलाल बोस?
तो नंदलाल बोस कौन थे? वही थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंग्लिश में कैलीग्राफी करी थी, अपने हाथ से लिखा था उन्होंने, वो इसी से पढ़ के निकले थे। हु वॉज दी स्वदेशी मूवमेंट, सॉरी व्हाट वॉज दी स्वदेशी मूवमेंट कॉल्ड इन द स्टेट ऑफ आंध्रा? आंध्रा में स्वदेशी मूवमेंट को क्या बोलते थे? तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन क्या आप इसको कर नहीं सकते हैं? गदर मूवमेंट तो नहीं बोलते होंगे, बिकॉज वो तो 1930 में गदर ये सब टर्म आता है। ठीक है, खिलाफत अभी तक नहीं पढ़े, 1919 में आता है। नंदलाल बोस, और सॉरी यस, डेकोरेट करने का काम किया था, यस ठीक है, बिकॉज लिखने का काम तो कैलीग्राफी जो करी थी वो प्रेम बिहारी नारायण रहज़दा ने करी थी, और डेकोरेट करने का काम बिकॉज डेकोरेशन में ही आता है, आपका जो ओरिएंटल आर्ट है वो डेकोरेशन में ही आता है, तो वो उन्होंने किया था नंदलाल बोस ने, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं होगा, वंदे मातरम मूवमेंट होगा। सिंपल है, ऑप्शन एलिमिनेशन इसको कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं कि जो वंदे मातरम है, इट बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वॉज मेड? 7 अगस्त 1905 को फॉर्मल प्रोक्लेमेशन कहाँ किया गया था? हाँ, कि क्या करना है, मैं सब करने को तैयार हूँ प्रिंस जी मीन्स। तो प्रिंस जी आज मोस्ट प्रोबेबली आज मैं एक वीडियो देने वाला हूँ, ठीक है, अगर क्योंकि शाम को निकलना है, ठीक है, देखते हैं जैसा भी होता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आज एक वीडियो मैं आपको दूँ, बिकॉज मैंने बात करी है काफ़ी सारे स्टूडेंट से, वो स्टूडेंट से भी जिनके जीके में 25 नंबर भी आए, वो स्टूडेंट जिनके जीके में 35 भी आए, 45 भी आए, 55 भी आए और 60 भी आए हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ 2025 के लिए क्या करनी चाहिए, खासकर वो स्टूडेंट जो अभी सीजीएल मेंस में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। ठीक है सर, ईमेल की थी, आपका कोई रिप्लाई नहीं है नवीन, तो किस चीज़ को लेके मेल किया था आपने? तो आंसर क्या होगा? कैलकाटा टाउन हॉल, ऑप्शन नंबर बी, हम लोगों ने इसको भी किया है। सोहन सिंह भाकना एंड लाला हरदयाल वर प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? सीजीएल 2023 किससे एसोसिएट थे? गदर पार्टी से। युगांतर अगर आपको पता हो, जो अनुशीलन समिति बनती है कहाँ पर? बंगाल में, जतेंद्र नाथ बनर्जी है ना, और बरिंद्र कुमार घोष, ये लोग ही युगांतर एक सीक्रेट सोसाइटी या फिर एक वीकली निकालते हैं। इट वॉज अ वीकली जो निकालते हैं ये अनुशीलन समिति वाले। किसान सभा तो बनती है बाद में 1936 में, 1936 में सहजानंद सरस्वती बनाते हैं इसको। ठीक है, और एक एक चीज़ को मतलब क्या ना फोकस के साथ क्लास को देखा करो, क्योंकि अब जैसे सात्विक साईराज रन के रेड्डी वाला क्वेश्चन आया था सीजल में 20 तारीख को, तो काफ़ी सारे लड़कों का ऐसे ही सही हो गया था क्योंकि वो अटेंटिव थे क्लास में, तो मैं ऐसे डिस्कस करता रहता था कि भाई सबसे तेज शॉट मारा, ऐसा मैंने करवाया नहीं था। लास्ट में करंट अफेयर की पीडीएफ दी थी, तो उसमें था वो चीज़ वैसे तो, लेकिन अगर मान लो उसको किसी नहीं पढ़ा था, अगर क्लास में से सुनते भी रहता था ढंग से, तो उसने कर दिया था ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों ने जो ढंग से सुने थे। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है कई, अब जैसे मैंने गदर पार्टी बोला सहजानंद सरस्वती, तो वैसे तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन मान लो उस क्लास को आपने मिस कर दिया है, फिर वहाँ पर आप अटेंटिव नहीं थे, तो एटलीस्ट आपको याद हो जाएगा सर ने बताया था सहजानंद सरस्वती, किसान, ये सब, तो आप रिलेट कर पाओगे इस चीज़ को। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर वही सेम चीज़ बता रहा हूँ कि आप देख रहे मतलब आप में से इतने लोग हैं, ठीक है, जो फॉलो कर रहे हैं अभी मुझे जीके के लिए। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक, उतनी वैकेंसी भी नहीं है। ठीक है, सब लोग अगर एक ही सोर्स पढ़ रहे हैं तो फिर डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा? डिफरेंस क्रिएट होगा कि कौन कितना इफेक्टिव रिवीजन करता है। चलो वो मैं जीके स्ट्रैटेजी वीडियो में डिस्कस करूँगा कि कैसे आप एज ले सकते हैं बाकियों से। ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी वॉज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन, तो कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी? अभिनव भारत सोसाइटी, ओके ठीक है, तो अभिनव भारत सोसाइटी ये कहाँ पर? तो अभिनव भारत सोसाइटी तो आपकी वही है जो कि हमारे सावरकर ब्रदर्स ने बनाई थी, याद है आपको? ठीक है, सावरकर ब्रदर ने बनाई थी, वीडी सावरकर ने बनाई थी कहाँ पर? 1904 में, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, अभिनव भारत सोसाइटी। और मित्र मेला बनाया था, उसको मर्ज कर दिया था इसमें 1904 में, 1904 में। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, एंड दैट इज सचिन सान्याल एस्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट पटना इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो कब एस्टैब्लिश किया था? मैंने आपको बताया था एक अनुशीलन समिति आपकी बंगाल में बनती है, और उसी की एक ब्रांच बनती है कहाँ पर? उसी की एक ब्रांच बनती है पटना में, और ये है आपकी 1913 में। अगला लो, ठीक है, अगला है आपका, एंड दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज वाज एसोसिएटेड विद द स्वदेश बांधव समिति? तो हमने दो पढ़ा था, एक तो स्वदेश बांधव समिति, और एक पढ़ा था अगर आपको याद हो स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, स्वदेशी
स्टीम नेविगेशन कंपनी। तो इसको कौन बनाता है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा स्वदेश बांधव समिति, अश्विनी कुमार दत्ता। और इसको कौन बनाता है? वीओ चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है। द अनुशीलन समिति वॉज एक्टिव इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन 20th सेंचुरी। तो कहाँ पर एक्टिव थी? मद्रास, बंगाल, पंजाब या फिर बॉम्बे? तो मेनली तो एक्टिव थी बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1906। 1906 में क्या बना था? अखिल भारत हिंदू महासभा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो यार 1905 में बनती है, गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया, सॉरी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, ये मैंने आपको पढ़ा है ना, रहनुमाई मस्दैन सभा। एक बार ये मुझे कंफर्म कर दो सभी लोग कि रहनुमाई जो मस्दैन सभा है वो मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, जो 1851 में बनती है। ये फिर दादा भाई नौरोजी और ये एस बंगाली और नौरोजी फुरदौन जी बनाते हैं। एक बार कंफर्म कर दो इस चीज़ को। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनिस्ट वॉज एसोसिएटेड विद द अनुशीलन समिति से कौन एसोसिएटेड था? सर ऑल इंडिया रैंक 2। हाँ भाई ऑल इंडिया रैंक 2 मोस्ट प्रोबेबली, पर हमारे SSC से ही निकलने वाली है। ठीक है। कल एक्चुअल में अब इतने सारे मैसेजेस पड़े हैं ना, ये मैसेज तो सबने उसी दिन कर दिए थे। ठीक है। इस बंदे ने भी, जो आंध्रा का है ये स्टूडेंट, तो उसने भी मैसेज कर दिया था। ऑल इंडिया रैंक 5 भी यहाँ से निकलने वाली है। ठीक है। 8, 9, 10 मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से निकलने वाली है। ठीक है अभी तक। बाकी तो अभी और भी मैसेज ढेरों पड़े हुए हैं। कल मैंने देखा ये, और 2 का 5 का, तो कल देखा अभी और भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस पड़े हुए हैं। ठीक है। तो जतेंद्र मोहन सेन गुप्ता आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि सुखदेव तो अभी नहीं है। ठीक है। राजगुरु, भगत सिंह और ये सब सुखदेव जो हैं आगे आएंगे, अभी इनका पिक्चर में कोई रोल नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नहीं पढ़ा है क्या? नो 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 नो, ओके 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 ओके। ठीक है। रिवीजन में केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर दिमाग से उड़ गया पवित्रा पात्रा, तो मैं उसका रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है। बैच के अंदर किसी दिन क्लास रखते हैं और उसका इफेक्टिव तरीके से रिवीजन करते हैं, बिकॉज रिवीजन करना पड़ेगा। और मुझे भी तुम्हारे रिवीजन पे, वैसे तो मैंने RRR इसीलिए मेंस के पहले चलाया था, लेकिन मुझे अब और रिवीजन करवाना पड़ेगा बैच के अंदर, है ना, क्योंकि तुम लोगों को आती हुई पढ़ाई हुई चीज़ वहाँ पर आप कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। मस्दैन सभा ऐसे कुछ है इसका। ठीक है। मस्दैन सभा, ये तुम अभी लिख लो। अब या तो जो लोग खुद से नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे नोट्स में ऐड कर लो, लेकिन मैं नोट्स में तो आपका ऐड करवा दूंगा। ठीक है। जो लोग बैच में। तो 1851 में बनता है। इसको नौरोजी बनाते हैं, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। नौरोजी इन शॉर्ट लिख रहा हूँ। और एक है ये तो दादा भाई नौरोजी, और एक है नौरोजी फुरदौन जी, उनका नाम है। पारसी ये लोग हैं ये। ठीक है। सब लोग फुरदौन जी, पारसी कम्युनिटी है एक तरह से, पारसी सभा है ये। और SS बंगाली। 3 नाम याद रखेंगे, एक कामा करके भी थे। ठीक है। तो ये हैं। चलो अगला है ये, एट विच ऑफ द फॉलोइंग जेल्स वॉज खुदीराम बोस सेंट टू दी गैलोस। किस जेल में भेजा गया था, देन उनको फांसी दे दी गई थी? चिटगांव, बारीसाल, मुजफ्फरपुर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। एक चीज़ और नोट कर लेंगे, एंड जैसे कि यहाँ पर ये जो झंडा फहराया गया था, इन्होंने फहराया था जो मैडम भीखाजी कामा ने, इट वॉज ब्रॉट बैक। इसको वापस लाया गया था, उस झंडे को ब्रॉट बैक टू इंडिया बाय इंदुलाल याग्निक। ठीक है। इंदुलाल याग्निक इसको वापस लेके आए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है। कहाँ पे थे, एक सेकेंड, यहाँ पे। 1908 में खुदीराम बोस अलॉन्ग विद डैश वॉज इन्वॉल्व इन थ्रोइंग बॉम्ब। तो आपको पता है प्रफुल्ल चाकी। ठीक है। ये भी आप कर लेंगे, पढ़ लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रेवोल्यूशनरीज कंसीव्ड एन आर्म्ड इंसरेक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन कोऑपरेशन विद जर्मनी? प्रफुल्ल चाकी, अशफाकुल्ला खान, खुदीराम बोस या फिर बाघा जतिन? तो ध्यान रखना, जर्मनी के साथ मिल के जो इंसरेक्शन किया था प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस का जर्मनी से तो कोई लेना देना नहीं था। और एक क्वेश्चन के 2 आंसर तो हो नहीं सकते हैं, दोनों लोग एक ही साथ एसोसिएट थे। अलीपुर या मानिक टोला बम कंस्पिरेसी केस में। अशफाकुल्ला खान अभी नहीं आते हैं, ये होंगे आपके बाघा जतिन। ठीक है।
जतिंद्र नाथ जो मैंने आपको बताया था अभी, जो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, बाघा जतिन, वही ये जर्मनी की हेल्प से इन्होंने यहाँ पर इंसरेक्शंस किए थे, एक तरह से विद्रोह किया था। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। स्प्लिट कब हुआ था नेशनल इंडियन कांग्रेस में? तो स्प्लिट हुआ था 1907 में, 1907 में सूरत में हुआ था। और इस सेशन को किसने प्रिसाइड किया था, कमेंट में बताएंगे। द पेरिस इंडियन सोसाइटी वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन पेरिस इंडियन सोसाइटी। तो ये जो पेरिस इंडियन सोसाइटी है, इंडियन नेशनलिस्ट, क्या, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा 1907 में, हाँ बिल्कुल सही है। रास बिहारी घोष इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। रास बिहारी घोष। और 1916 में जब ये मर्ज होते हैं, लखनऊ सेशन होता है, तो अंबिका चरण मजूमदार। तो पेरिस इंडियन सोसाइटी आपकी 1905 में बनती है। कौन बनाता है? तो ये बनाते हैं मैडम भीखा जी कामा, जिन्होंने फॉरेन सॉइल पे इंडिया का झंडा फहराया था। ये ध्यान रखना, मैडम भीखा जी कामा। और भी थे, जैसे SR राणा करके भी थे एक, वो भी इससे एसोसिएटेड थे। चलो, हाँ, द क्लेम फॉर स्वराज्य और सेल्फ गवर्नमेंट विद द, 4 क्वेश्चन और करेंगे 35 तक। द क्लेम फॉर स्वराज्य और सेल्फ गवर्नमेंट इन द ब्रिटिश एम्पायर ऑन द मॉडल ऑफ सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज लाइक ऑस्ट्रेलिया कनाडा वॉज पुट फॉरवर्ड फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म इन 1905 बाई। तो किसने ये डिमांड रखी थी सेल्फ स्वराज्य की? लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये डिमांड रखी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, ठीक है, 1905 में। होम रूल लीग मूवमेंट ऑफ बाल गंगाधर तिलक हैड इट्स बेस अक्रॉस कर्नाटक महाराष्ट्र बट एक्सक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं था? MTS 2024 याद है? CP बिरार कर्नाटक महाराष्ट्र, लेकिन एक्सक्लूडिंग बॉम्बे। बॉम्बे वाला कहाँ था? ये एनी बेसेंट वाले में था। एनी बेसेंट वाले में मद्रास वाला था पूरा, और बॉम्बे सिटी था इनके में। वेयर ऑफ द फॉलोइंग बाल गंगाधर तिलक्स होम रूल मूवमेंट एक्टिव? तो तिलक जी का होम रूल कहाँ पर एक्टिव था? तो मद्रास में किसका था? एनी बेसंत का। कांग्रेस के किस सेशन को प्रिसाइड किया था इन्होंने, बेसंत जी ने? जल्दी से बताओ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो जब अनाउंसमेंट हुआ था पार्टीशन का, तो कौन था वॉइस रॉय? हाँ, हेस्टिंग था, डलहौजी था, कैनिंग था, कर्जन था। तो आंसर क्या था? कर्जन। कैनिंग के बारे में देख चुके हैं। डलहौजी पहली ट्रेन बॉम्बे से थाने के बीच में 34 किलोमीटर डिस्टेंस है। देन और क्या है डलहौजी के रिगार्डिंग? विडो रिमारिज एक्ट पास हुआ था इसके टाइम पे 1856 में। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सेटअप हुआ था। पोस्टल रिफॉर्म लाया था, पहले इसने टेलीग्राफ लाइन डाली थी, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उदयपुर को कब कैप्चर किया गया था और नागपुर को कब कैप्चर किया गया था? तो बेसंत की अगर बात करें तो 1917 का जो कलकत्ता का सेशन होता है उसको प्रिसाइड करती हैं, बिकेम द फर्स्ट विमेन, फर्स्ट इंडियन विमेन कौन थी जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया? तो उदयपुर 1852 और नागपुर 1854, झांसी 1853, सतारा 1848, संबलपुर जैतपुर 1849। और 1925 का कानपुर का जो होता है उसको सरोजिनी नायडू प्रिसाइड करती हैं, जिनको कि नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिन्होंने जिन्ना को फादर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोला था, जो पहली गवर्नर, फीमेल गवर्नर थी इंडिया की, इंडिपेंडेंट इंडिया की, यूपी की, ठीक है। द पार्टीशन ऑफ डैश वॉज अन्यूल्ड इन 1911। तो पार्टीशन किसका अन्यूल कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था? तो ये बंगाल का खत्म कर दिया गया था 1911 में। और अनाउंस कर दिया गया था थर्ड और जो लास्ट दिल्ली दरबार हुआ था कि अब से इंडिया की कैपिटल दिल्ली होगी कलकत्ता की जगह। और बनी कब थी ऑफिशियल? 1912 में, 1912 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय तिलक एंड बेसेंट? कौन था? इंडियन एसोसिएशन तो था नहीं, होम रूल लीग थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, HP ब्लाउस्की, MS ऑलकॉट, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर। देन 1882 में इंडिया में, अड्यार मद्रास में। देन एनी बेसेंट ने चेयरमैनशिप ले ली। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, दादा भाई नौरोजी, ठीक। इंडिया हाउस किसने बनाया था USA में? याद आया कुछ? इंडिया हाउस श्याम जी कृष्णा वर्मा। और इन्होंने क्या, कौन सा वो न्यूज़पेपर निकाला था? द सोशियोलॉजिस्ट, द सोशियोलॉजिस्ट। VD सावरकर और GD सावरकर ने क्या किया था? इन्होंने बनाया था मित्र मेला 1899 में। और इन्होंने क्या किया था? 1908 में बम फेंका था, ठीक है। इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे, इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। हजरात हजरात हजरात, है कि नहीं? तो 1908 में ये बम फेंक के मारा था। और इसी को मानिक टोला फिर मुजफ्फरपुर या फिर अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर नोन फॉर फाउंडिंग इंडियन होम रूल लीग? तो आपको पता है बेसंत जी हैं। किसने बोला था कि इंडिया की पूरी लाइब्रेरी जो है ना वो बराबर नहीं है, एक ढंग की एक किताब ले लो ब्रिटिशर्स की? ऐसा किसने बोला था? हुँ? चलो भाई, तो अगला है एंड दिस इज दिस। सर बैच स्विच करना फ्रॉम जी के 1 to 3.0। एक निधि जी एक कूपन कोड दे देंगे, आपके बैच का जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है उसी में अभी एक कूपन कोड मिल जाएगा, उसको यूज़ करिएगा, ठीक है? तो उससे स्विच करिएगा, डायरेक्टली नहीं, बिकॉज उसमें आपको हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? तो विच आर द फॉलोइंग ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द बंगाल नेशनल कॉलेज इन 1906? जो 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज बना था उसके पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो सतीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी। बट इसमें मैं थोड़ा जो डाउट है थोड़ा सा, एक बार मैं इसको कंफर्म करूँगा, ठीक है? एक बार डाउट है, एक बार मैं इसको नहीं होगा तो आपके कंफर्म कर दूंगा कि भाई कौन था, लेकिन मेरे हिसाब से अभी के लिए आपको यही मानना है कि यही थे आपके कौन, जो सतीश चंद्र मुखर्जी हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी। देखो रास बिहारी घोष तो नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, ठीक है? रास बिहारी घोष तो आपके कांग्रेस से जुड़े हुए, तो थोड़ा इंडिपेंडेंट, हाँ ये तो सतीश चंद्र मुखर्जी, सतीश चंद्र मुखर्जी, सतीश चंद्र मुखर्जी ये भी आई थिंक जुड़े हुए थे अभिनव भारत सोसाइटी से। तो औरबिंदो घोष इसमें अभी के लिए टिक कर लो, ठीक है? बाकी तो मैं एक बार आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है? अभी के लिए औरबिंदो घोष आप टिक कर लो, बाकी फिर मैं आपको एक बार कंफर्म कर दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ठीक है? ऑफिशियल आंसर की में भी देखना पड़ेगा। अगला है गदर पार्टी, आखिरी क्वेश्चन है ये। गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन, तो गदर पार्टी कब बनी थी? 1913 में। और कोमागाटा मारू इवेंट कब हुआ था? 1914 में। तो 4-5 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, ये अमार सोनार बांग्ला और केसरी, ये सब तो हलवा क्वेश्चन एकदम, है ना? चलो भाई, किससे डिक्लेयर किया गया था? इन विच अमंग दी फॉलोइंग एक्ट वॉज दिल्ली डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल, ठीक है? दिल्ली को कैपिटल किस में डिक्लेयर किया गया था? एंड हमारी केसरी सब कर लेंगे, फेमस पर स्टफ। तो कौन थे एक्सट्रीमिस्ट, बताओ इसमें से कौन थे एक्सट्रीमिस्ट? तो लाल बाल पाल हमारे थे एक्सट्रीमिस्ट, और उसमें से बाल ये रहे, ठीक है? बाकी सब क्या हैं? ये सब हैं आपके मॉडरेट्स, ठीक है? दिल्ली कैपिटल किससे अनाउंस करी गई होगी एक्ट से? पार्लियामेंट एक्ट 1900, भाई 1919 में तो हो ही चुका था, इतना पहले इतने बाद में तो होगा नहीं अनाउंस, तो उसी के जो पहले एक्ट आया होगा उसी से किया गया होगा, है कि नहीं? चलो भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चंस भी होते हैं हमारे ख़त्म, एक का दुक्का क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, बाकी ये 1 ईयर वैलिडिटी बैच है, ये लाइफ टाइम है। जो जीके 1.0 जीके 2.0 में पहले से थे वो अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप चेक कर लेना। 2.0 में तो मैंने मॉर्निंग में डाल दिया था, 1.0 में भी डाल दूंगा, तो कूपन उसको यूज़ कीजिएगा। कूपन मैं बता भी देता हूँ, एक सेकेंड रुको, मुझे खुद देखना पड़ेगा। परमार 2.0 है शायद इसका, एक बार चेक करना, ठीक है? तो उसमें क्या है ना कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जो लोग उसमें हैं। एक सेकेंड, परमार 2.0, ठीक है? ये जो 2.0 में है, नहीं हुआ तो ये वाले भी यूज़ कर लेना, इसी को ही अभी मैं उसको एक्टिवेट करवा दूंगा जो 1 में है, ठीक है? जिनको अगर स्विच करना है तो। चलो भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ चलो भाई, थैंक यू। अरे कौन है भाई स्पैम अंश? रोज़ रोज़ मत किया करो यार, आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है? अगर रोज़ रोज़ स्पैम किया तो फिर ब्लॉक हो गया यार अभी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आई थिंक कुछ स्पैम ही करने आता, मुझे लगा था कि कुछ डाउट आउट है, इंस्टा अकार्डियन क्या पता नहीं लिखते रहते हो, 14 एवरी फॉलोअर। और बिंदु ही आंसर, अच्छा ठीक है। गौरव मिश्रा, ओके सर। 1 ईयर से लाइफ टाइम कैसे करें? जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाओगे ना तो वहाँ पर आपको एक एक्सटेंड वैलिडिटी का ऑप्शन मिलेगा, माई परचेजेस या फिर माई बिलिंग करके ऑप्शन होता है। जब आप वो 3 ऐसे नहीं होते हैं, जैसे ये ऐप का इंटरफेस है, ये ऐप का इंटरफेस होता है, तो यहाँ पर इस तरह के 3 होते हैं ना लेफ्ट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, तो उस पर क्लिक करते ही पूरा खुल जाता है। आई थिंक माई परचेजेस माई बिलिंग करके कुछ आता है, तो उससे हो जाता है वो। नान तान वेरा यारू प्लीज़ इंग्लिश सब टाइटल्स। हाँ यार, काफ़ी साउथ इंडिया के स्टूडेंट हैं अभी, इसमें तो टॉप 10 में ही 2 अपने स्टूडेंट हैं, ठीक है? अभी तो ऑल इंडिया रैंक एक सेकंड है, वो भी आंध्रा का, ये जो जिसका हमने कल डाला था। और एक और स्टूडेंट है फ्रॉम 2.0 बैच, वो भी आंध्रा से।
तो कुछ साउथ इंडिया वालों के लिए करना पड़ेगा। एक सेकंड, कौन से क्वेश्चन है प्रतीक्षा जी? एक सेकंड, 1937, एक सेकंड, क्या दिक्कत है इसमें? सर इसमें क्लास अब कल नहीं होगी, ठीक है, मंडे को होगी। मंडे को होगी क्लास, ठीक है। सैटरडे संडे को ऐसे तो नहीं रहती, लेकिन अभी बीच में ब्रेक हो गया तो हमने सोचा तो ले लेंगे, लेकिन कल जा रहे हैं थोड़ा सा कुंभ, ठीक है। हम भी नहाए, नहन पर्व कर लें हम भी थोड़ा सा, है ना। तो फिर मंडे को मिलते हैं, नहन पर्व करने के बाद गांधी जी के साथ मिलेंगे। सर इसमें ओके 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 ओके, ठीक ठीक ठीक। ये 1905 वाला नहीं है, ठीक है। इंडिया हाउस बनाया तो था श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, लेकिन 1905 में बना था वो। यहाँ पर 1910 लिखा हुआ है ये। अच्छा, आप ये वही मैं सोचूँ ये क्या बार बार पॉइंट करो, 1910 में 1910 वाला। ये तारक नाथ दास, ध्यान रखना, ठीक है। तारक नाथ दास और GD कुमार, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सो दैट कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। 1910 वाला जो बनता है, 1910 वाला, ये वाला इंडिया हाउस लंदन में बनता है। और ये जो इंडिया हाउस है, ये जो USA में बनता है, ये तारक नाथ दास, तारक नाथ दास, जो बाद में गदर पार्टी से जुड़ जाते हैं, एंड GD कुमार, ठीक है। चलो भाई, तो थैंक यू सभी को। एंड सर NTPC करा दो, शिवानी जी NTPC का भी देखते हैं, ठीक है। जल्दी स्टार्ट करते हैं। सर लाइब्रेरी वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, कौन सा लाइब्रेरी वाले क्वेश्चन? एक सेकंड, क्या रीजनिंग वाला क्वेश्चन है क्या वो मेंस का? कुछ स्टूडेंट भेज रहे थे। सर हम कुंभ में जाएं कि ना जाएं? कि जाएं कि ना जाएं, क्या हमसे पूछ के जाओगे क्या? IIT वाले बाबा से भी आशीर्वाद ले लेना। आशीर्वाद, ठीक है, ले लेंगे आदित्य, है ना, तुम्हारे लिए स्पेशली। द रियल क्वेश्चन क्या है भाई? सर आपने GK कैसे किया है? सर मैं प्रयाग आऊँगा, ओके। सीजल मेंस का GS सॉल्व लाइए, कैसे पूछे गए क्वेश्चन प्लीज़। डल चुका है कीर्ति मैडम, जाके देख लीजिए, परसों ही डाल दिए थे। विच ऑफ दी एक्सक्लूसिव यूज़ तो ऐसा तो है नहीं कि ये एक रिवर है जिसका पूरी तरह से इंडिया यूज़ कर सकता है। ऊपर की 3 जॉइंट है, झेलम चेनाब 80% पाकिस्तान, 20% इंडिया, और रवि ब्यास सतलज 80% पाकिस्तान इंडिया और 20% पाकिस्तान। लाइफ टाइम मतलब 3 ईयर्स है क्या? लाइफ टाइम का मतलब है जीवन भर के लिए, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, वैसा टाइप है। 36 नहीं, 100 महीने डला होता है ना उसमें, तो भाई 3 साल में तो 36 महीने हुए। 100 साल में तो देख लो कितने महीने, कितने साल हो जाएंगे आपके। सर आपका ऐप कौन सा है? परमार एकेडमी ऐप है हमारा। इतनी चीज़ें याद कैसे रखें? रिवीजन कर करके बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन के सेशंस मैं भी करवाने वाला हूँ बैच में, बिकॉज इस बार तुम लोगों की खिंचाई करनी पड़ेगी, नहीं तो मेंस में जाके फिर यही बोलते हो, ठीक है, जो रिवीजन नहीं करके जाते हैं कि सर इंडियन सारे लाइब्रेरी से एक ब्रिटेन। हाँ ये उसने पता बोला था, मैकुले ने। मैकुले ने बोला था, ठीक है, कि भाई यहाँ का जो पूरा ब्रिटिश का एक किताब पूरे इंडिया की लाइब्रेरी से भी ज़्यादा है, अच्छा है। सर मत जाइए, बहुत ट्रैफिक है अभी प्रयागराज महाकुंभ में। तो ट्रैफिक तो भाई हमेशा रहेगा ना। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू। सर जाओ ना आप।